अध्याय 329 मैं अपनी मर्जी से आता और जाता हूँ। थोड़ी देर बाद म्यूजुन ने अचानक कहा, यह 9वीं नरक की ठंडी आंधी है। केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों के भाव बदल गए जब उन्होंने म्यूजुन को सुना। उनके पास जो ज्ञान था उससे वे स्वाभाविक रूप से इस प्राकृतिक खजाने के बारे में जानते थे। वे तीनों थोड़े लालच में थे और उस प्राकृतिक खजाने को वश में करने की इच्छा रखते थे। आखिरकार अगर वे इसे वश में करने में सक्षम थे तो उनकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि इस समय म्यूजुन ने अचानक कहा, उस प्राकृतिक खजाने को प्राप्त करने की कोशिश मत करो। क्यों? ली किंगशुई ने धीमी आवाज में कहा, चून की यांग ये और वह महिला ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? म्यूजुन, आप चाहते हैं कि हम पीछे रहें और मौके के समूह से निपटने में आपकी मदद करें, है ना? म्यूजुन ने ली किंगशुई की ओर देखा और फिर कहा, तुम्हें उस बवंडर की ताकत पर ध्यान देना चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मौजूदा ताकत से उसका विरोध कर सकते हो? इसके अलावा वह बवंडर 9वें नर्क की ठंडी आंधी का केंद्र भी नहीं है। इसका केंद्र उस बवंडर से 10 गुना ज्यादा भयानक है। तो फिर यांग ये और उस महिला ने ऐसा क्यों किया? नानगोंग मेंग हैरान था। म्यूजुन ने हल्के से हंसते हुए कहा, मो कबीले की उस प्रतिभाशाली महिला ने विंड इंटेंट को समझ लिया है। अपने कबीले के संसाधनों और भंडार के साथ उसके पास 9वें नर्क के कोल्ड गेल को वश में करने में सक्षम होने का थोड़ा सा मौका है। जहां तक यांग ये की बात है, हाहा, अगर उसके पास कोई और चौंकाने वाला तुरुप का पत्ता नहीं है तो वह केवल मौत को दावत दे रहा है। वह ऐसा करने वाले व्यक्ति की तरह नहीं दिखता। शी लू ने कहा, जब उसने अभी अभी मोकिंग्यू की तत्काल मौत की तलवार का सामना किया तो उसने कोई डर नहीं दिखाया और यह इस हद तक था कि उसने कोई घबराहट भी नहीं दिखाई। इसलिए मुझे लगता है कि उसके पास निश्चित रूप से किसी प्रकार का चौंकाने वाला तुरुप का पत्ता है या शायद उसने वास्तव में प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है। प्रबुद्ध तलवार हृदय। म्यूजुन ने हल्के से ठहाका लगाया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि उसके पास है। आखिरकार हमारे केंद्रीय क्षेत्र के अरबों लोगों के बीच प्रबुद्ध तलवार हृदय का एक भी धारक प्रकट नहीं हुआ है, तो दक्षिणी क्षेत्र में कोई कैसे प्रकट हो सकता है जिसके पास दुनिया में दुर्लभ आध्यात्मिक ऊर्जा है? ठीक है, चलो एक कदम पीछे हटते हैं और कहते हैं कि उसने वास्तव में प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है, फिर भी हमें उससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उसे तलवार दाव में मानक और व्यवस्थित मार्गदर्शन नहीं मिला है। चाहे वह युद्ध या उपकरण के मामले में हो, वह हमारे साथ तुलना नहीं कर सकता, है ना? तुमने पहले ही उसे अपना दुश्मन मान लिया है। शी लू ने म्यूजुन को देखते हुए कहा, यह वही है जो हमें दोस्त बनाने से इनकार कर रहा है। म्यूजुन ने उदासीनता से कहा, ठीक। शी लुओ चुप हो गया। म्यूजुन, इस बीच मोके ने अचानक कहा, मैं मोके इस भाले को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। यदि आप मुझे रोकते हैं तो हमें छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम अभी मौत से लड़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? म्यूजुन ने भौहें सिकोड़ी। वह स्वाभाविक रूप से मौके से नहीं डरता था। हालांकि अगर उसे अभी मौके से मौत तक लड़ना पड़े तो यह बहुत ही अनुचित था। क्योंकि भले ही उसने केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अगर उन्हें मौके और अन्य लोगों के साथ मौत तक लड़ना पड़ा तो वे शायद तुरंत उससे अलग हो जाएंगे। इस बीच मोके ने कहा, म्यूजुन, तुम्हें पता होना चाहिए कि शायद हमारे पास जो ताकत है उससे हम एक दूसरे को हरा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारना हमारे लिए व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसलिए अगर हम अब मौत से लड़ते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि हम दोनों बुरी तरह घायल हो जाएंगे और दूसरों को स्थिति का फायदा उठाने का मौका देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक हम हिडन ड्रैगन पैगोडा में न हो तब तक हमारे लिए इस तरह से लड़ना निरर्थक है। तुम क्या सोचते हो? तो फिर आप चाहते हैं कि मैं नीचे के देवता का भाला छोड़ दूं और उसे ऐसे ही आपको दे दूं? बोलते समय म्यूजुन की भौहें ऊपर उठ गईं। मुझे अपनी शर्तें बताओ। मोके ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और उदासीन स्वर में बोला। ठीक इसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। प्रकाश की एक लाल किरण चमकी और फिर पत्थर के ताबूत पर रखा भाला तुरंत गायब हो गया। उसके बाद प्रकाश की लाल किरण दूर की ओर चली गई। उसी समय दूर से जोरदार ठहाका गूंजा। हाहा, चूंकि तुम सब इसे नहीं चाहते तो इसे मुझे दे दो, जून वूशी। जैसे ही उसकी आवाज हवा में गूंजना बंद हुई, प्रकाश की लाल किरण उनकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गई। तुम मौत को दावत दे रहे हो? मोके ने गुस्से से चिल्लाया और फिर उसका आकार एक काली किरण में बदल गया जो प्रकाश की लाल किरण की ओर विस्फोटक रूप से चली। हुनयू और यंगलिंग ने मोके का पीछा करने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट की। यह वही आदमी है, दुष्ट प्रभु, शी लुओ ने धीमी आवाज में कहा जब उसने उस दिशा की ओर देखा जहां मोके और अन्य लोग गायब हो गए थे और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई। ली किंगशुई और नानगोंग मेंग की निगाहें भी बर्फीली ठंडी थीं। दुष्ट प्रभु, जून वूशी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सभी जानते थे। वह धर्मी और दुष्ट दोनों था और वह पूरी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी ताकत थी।
उल्लेखनीय बात यह थी कि दुष्ट प्रभु केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित नहीं था, बल्कि वह पूर्वी क्षेत्र से था। उसकी प्रतिष्ठा इतनी महान थी क्योंकि वह अतीत में केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। जब वह सिर्फ अपना भला लेकर केंद्रीय क्षेत्र में दाखिल हुआ तो उसने केंद्रीय क्षेत्र के विभिन्न प्रसिद्ध संप्रदायों के अनुयायियों को चुनौती दी, और उसने व्यवहारिक रूप से उन सभी संप्रदायों को चुनौती दी जिनकी अपनी प्रतिष्ठा थी। इसका परिणाम स्वाभाविक रूप से यह हुआ कि उन संप्रदायों के शिष्यों की पिटाई कर दी गई। अंत में जून वूशी ने 9वीं रैंक के संप्रदायों को निशाना बनाया, जो कि केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली संप्रदाय थे। दुर्भाग्य से वे उस समय एक साथ दायरे के विशेषज्ञ का पीछा कर रहे थे, इसलिए वे अपने संप्रदायों में नहीं थे। इसने जून वूशी को विजयी होकर लौटने का मौका दिया, और इसने 3 9वीं रैंक के संप्रदायों को बदनाम कर दिया। अब जब उन्होंने सुना कि यह जून वूशी था तो उनके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से अप्रिय भाव थे। मैं उस दुष्ट भगवान नामक व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण करने जा रहा हूं। शी लुओ ने ये शब्द कहे इससे पहले कि उसकी आकृति चमक उठी और वह मोके के समूह का पीछा करने लगा। ली क्विंगशुई और नानगोंग मेंग ने उसका अनुसरण करने में संकोच नहीं किया। जैसे ही उसने उनकी आकृतियों को देखा, म्यूजुन ने हल्के से ठहाका लगाया और कहा, अर्ध तलवार सम्राट, अर्ध कृपाण श्रेष्ठ, अर्ध दुष्ट प्रभु, अर्ध मार्शल भगवान, अर्ध शैतान प्रभु, अर्ध नर्क राजा, और मैं, अर्ध नश्वर सम्राट, जो महाद्वीप की कमान संभालने के लिए बाध्य है। इस पीढ़ी में बहुत सारी राक्षसी प्रतिभाएं प्रकट हुई हैं। हाहा, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? ... जमीन के नीचे उतरने के बाद यांग ये ने महसूस किया कि ठंडी हवाएं और भी ज्यादा हड्डियों को छेदने वाली हो गई हैं। यहां तक कि 5वें स्तर की तलवार की मंशा भी हड्डियों को छेदने वाली ठंडी हवाओं का विरोध करने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसके पास ठंडी हवाओं के हमले का विरोध करने के लिए 6ठे स्तर की तलवार की मंशा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक छोटे साथी की बात है, जब बैंगनी रोशनी ठंडी हवाओं का विरोध नहीं कर सकी तो वह बहुत ही चालाकी से अपने छोटे भंवर में भाग गया था। ठीक इसी समय यांग ये अचानक रुक गया, और फिर उसने पीछे मुड़कर शियाओ यूशी को देखा जो अचानक उसके पीछे आ गई थी। उसने आश्चर्यचकित भाव से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी मर्जी से आती और जाती हूँ। जियो युक्सी ने उदासीनता से कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक थी। यांग ये स्तब्ध रह गया, और फिर उसके दिल में गर्मजोशी की एक धारा बह निकली। वह कैसे अनजान हो सकता था कि वह उसके पीछे इसलिए आई थी क्योंकि वह उसके बारे में चिंतित थी। वह आत्ममुग्ध नहीं था, और यह केवल इसलिए था क्योंकि उसका अंतर्ज्ञान उसे ऐसा करने के लिए कह रहा था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कोमल स्वर में कहा, यह मेरा निर्णय है। परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे इसका सामना करना चाहिए और इसे खुद ही सहना चाहिए। तुम्हें वास्तव में इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही मेरी काफी मदद की है, और मैं, यांग ये, तुम्हारे द्वारा मेरे लिए महसूस की गई इन भावनाओं को कभी नहीं भूलूंगा। उसके खूबसूरत चेहरे पर अचानक लाली छा गई, और उसने क्रोध और शर्मिंदगी से यांग यी को घूरते हुए कहा, भावनाओं से तुम्हारा क्या मतलब है? बकवास मत करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे। मेरे महान स्वामी, मैंने क्या गलत कहा? मेरा मतलब सिर्फ दयालुता और दोस्ती की भावनाओं से था। उसे क्या हो गया है? जियाओ युक्सी ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, और केवल उसका हाथ उसकी कृपाण की मूठ को कसकर पकड़े हुए था। जियो युक्सी ने यांग ये को असमंजस में डाल दिया था कि वह क्या कहे, और उनके बीच का माहौल तुरंत फिर से थोड़ा शर्मनाक हो गया। थोड़ी देर बाद यांग ये ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, मिस जियाओ, आपने 9वें नरक की ठंडी आंधी की ताकत देखी है। मुझे वास्तव में इससे निपटने की अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मेरा पीछा मत करो। बेशक मुझे डर नहीं है कि तुम मेरे लिए बोझ बन जाओगी, और मुझे डर है कि मैं तुम्हें नीचे खींच लूंगा। साथ ही मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ ऐसा जोखिम उठाओ। मैं सच कह रहा हूं। तो फिर आप उस छोटे लड़के को अपने साथ क्यों ला रहे हैं? जियो युक्सी ने अचानक अपना सिर उठाया और सीधे यांग ये की आंखों में देखा। मैं, यांग ये फिर से अवाक रह गया, क्योंकि उसने अचानक इस समस्या को भी नोटिस किया। मैं छोटे बच्चे को क्यों लाया? क्या इसलिए कि मैंने वाकई छोटे बच्चे को अपना प्रिय व्यक्ति मान लिया था? हालांकि यह बहुत सामान्य बात थी क्योंकि उस छोटे साथी ने कई अवसरों पर उसके साथ जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उस छोटे साथी को अपना प्रिय व्यक्ति मान लिया। दूसरी ओर ऐसा नहीं था कि उसने उसे अपना कोई करीबी नहीं समझा था। आखिरकार उसने हमेशा उसकी बहुत मदद की थी, और वह उसका बहुत ज्यादा ऋणी था। इस बार उसका भविष्य अज्ञात था, इसलिए वह उसे फिर से अपने साथ जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। जब जियाओ युक्सी ने यांग ये को चुप देखा तो उसकी आंखों में निराशा की एक झलक उभरी, और फिर उसने उदासीनता से कहा, मैं केवल यह देखना चाहती हूँ कि मोकिंग्यू 9वें नर्क की ठंडी आंधी को कैसे काबू करता है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आकार जमीन की गहराई की ओर चमक उठा। यांग ये यह देखकर फूट फूट कर हंसा, और फिर उसका चेहरा चमक उठा और वह तेजी से उसके पीछे चला गया।
एक अज्ञात समय के बाद यांग ये ने महसूस किया कि ठंडी हवाएं और भी तेज होती जा रही थीं, और यहां तक कि उसकी छठी स्तर की तलवार की मंशा ठंडी हवा का विरोध करने में थोड़ी असमर्थ थी। इससे यांग ये की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि इस बिंदु तक नौवें नर्क की ठंडी आंधी की ताकत पूरी तरह से उसकी कल्पना से परे थी, और यह सब ऐसी परिस्थितियों में था जब उसने इसके केंद्र पर नजर भी नहीं डाली थी। वास्तव में इसका मूल कितना भयानक था, यांग ये को यह सोचकर थोड़ा डर लग रहा था। हालांकि उसने अभी भी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार उसने नौवें नर्क की ठंडी आंधी को देखा था, इसलिए अगर उसने कड़ी मेहनत नहीं की और कोशिश नहीं की तो असंतोष उसके दिल में जड़ जमा लेगा, और ऐसी बात उसके तलवार दाव के मार्ग के लिए बहुत बुरी थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और दूरी की ओर तेजी से बढ़ गया। लगभग 4 घंटे बीत जाने के बाद यांग ये अचानक रुक गया, क्योंकि जियाओ युक्सी उसके सामने रुक गई थी, और फिर वह उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? जियाओ युक्सी ने अपना सिर हिलाया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। नौवीं नर्क की ठंडी आंधी शायद बहुत दूर नहीं है, क्योंकि मेरी कृपाण मंशा अब नौवीं नर्क की ठंडी आंधी की हड्डियों को चीर देने वाली ठंड का विरोध करने में असमर्थ है। जब वह यहां तक बोल रही थी तो उसने यांग ये को देखने के लिए मुड़कर पूछा, क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहती हो? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले से ही यहाँ हैं, तो हम वापस कैसे जा सकते हैं? जब वह यहां तक बोला तो उसने शियाओ यूशी को देखा और गंभीरता से कहा, क्या तुम सच में मेरे पीछे वहां आने का इरादा रखती हो? जियाओ युक्सी यांग ये की नज़र को सहन करने में असमर्थ थी, और उसने पीछे मुड़कर दूर की ओर देखते हुए कहा, बेशक। यांग ये अचानक मुस्कुराए और बोली, तो चलो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसकी आकृति दूर की ओर चमक उठी। अध्याय 330 परिस्थिति में परिवर्तन। यांग ये और शियाओ युक्सी दोनों ने हिलना बंद कर दिया। मोकिंग्यू अभी उनके सामने था। इस समय वह अपनी आंखों में अभूतपूर्व रूप से गंभीर भाव के साथ आगे की ओर देख रही थी, जबकि भयंकर और तेज अदृश्य तलवार इरादे ने उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया था। यांग ये और शियाओ यूशी ने मो किंग्यू की नज़र की दिशा में देखा। उनकी दृष्टि के क्षेत्र में एक गहरा कालापन भर गया और वहां से लगातार ठंडी हवा के झोंके निकल रहे थे। ठंडी हवाएं इतनी तेज थीं कि उन तीनों के पूरी ताकत से विरोध करने के बाद भी वे उनके शरीर और आत्मा पर आक्रमण कर रही थीं। सौभाग्य से उनके शरीर और आत्मा पर आक्रमण तो हुआ, लेकिन यह जानलेवा नहीं था। घने अंधेरे के बीच एक विशाल बवंडर का आकार हल्का सा देखा जा सकता था। यह इतनी तेजी से घूम रहा था कि उनकी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था, और इसके चारों ओर का स्थान लगातार नष्ट हो रहा था क्योंकि यह घूम रहा था। हाँ, घने अंधेरे का विस्तार वास्तव में वही स्थानिक दरारें थीं जो नौवें नरक की ठंडी आंधी ने खोल दी थीं। अंतरिक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए कम से कम एक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ की ताकत की आवश्यकता थी, फिर भी नौवीं नरक की ठंडी आंधी इसे आसानी से पूरा करने में सक्षम थी। इसके अलावा यह निरंतर क्षति का एक रूप था। इस कारण उनके भाव गंभीर हो गए, जैसा कि एक प्राकृतिक खजाने से उम्मीद की जाती है। भले ही यह अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसमें पहले से ही थोड़ी प्राकृतिक शक्ति है। मोकिंग्यू ने हल्की आवाज में बात की, और फिर उसने यांग ये और मोकिंग्यू को देखने के लिए मुड़कर कहा, लगता है कि आप दोनों नौवें नर्क के ठंडे तूफान को भी निशाना बना रहे हैं। हाहा, जियो युक्सी, अज्ञानी निडर होते हैं, लेकिन क्या यह हो सकता है कि आप भी अज्ञानी हो? जियो युक्सी का सुंदर हाथ थोड़ा हिला, और ठंडी रोशनी की एक किरण तुरंत मोकिंग्यू के सामने प्रकट हुई। मोकिंग्यू ने अपनी उंगली हिलाने से पहले हल्के से मुस्कुराया, और हरी तलवार क्यूई की एक किरण तुरंत हिंसक रूप से आगे बढ़ी। इसने ठंडी रोशनी की किरण को मारा, और दोनों तुरंत बीच हवा में बिखर गए। इसका क्या मतलब है? मोकिंग्यू ने कहा, हमारी ताकतें बराबर हैं, और अगर हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। तो क्या इस तरह गहन ऊर्जा बर्बाद करने का कोई मतलब है? तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो। जियो युक्सी ने मोकिंग्यू को देखा और वह उदासीनता से बोली। मोकिंग्यू दंग रह गई, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और हल्के से हंसी। उसके बाद उसने यांग ये को देखा और कहा, भविष्य के तलवार सम्राट, क्या आप जानते हैं कि आप इस तरह की उपाधि के कितने योग्य हैं? क्या यह हो सकता है कि आप हों? यांग ये ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, बेशक। मोकिंग्यू ने सिर हिलाया और कहा, मेरे अलावा मोकिंग्यू, क्या इस महाद्वीप पर कोई और इस उपाधि के अधिक योग्य हो सकता है? उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि यह स्वाभाविक बात थी, और इसमें अस्वाभाविकता का कोई निशान भी नहीं था। यांग ये ने यह सुनकर कोई उपहास या अवमानना दिखाई, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। उसके आत्मविश्वास ने उसे थोड़ा भयभीत महसूस कराया। तलवार दाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर बहुत जोर देता है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति जितनी मजबूत होगी, उसका तलवार दाव उतना ही मजबूत होगा। जिस व्यक्ति में ऐसा व्यवहारिक रूप से अहंकारी आत्मविश्वास होता है, वह या तो दुर्जय होता है या मूर्ख। जाहिर है, वह पहले वाली थी। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, अगर तुम्हें यह पसंद है तो इसे ले लो। यांग ये ने बहुत ईमानदारी से बात की, और वह दिल से बोल रहा था।
क्योंकि इस उपाधि से न केवल उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय इसने उसके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी। इसलिए उसे लगा कि जो कोई भी इसे चाहता है, वह इसे प्राप्त कर सकता है। वह इसे बिल्कुल नहीं चाहता था। तुम्हें क्या लगता है तलवार सम्राट की उपाधि क्या है? क्या यह कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम आसानी से दे सकते हो? मोकिंग्यू की निगाहें अचानक बर्फीली हो गईं, और फिर एक हरे रंग की ऊर्जा वाली तलवार तुरंत उसके सामने प्रकट हुई। अगले ही पल, यह प्रकाश की किरण में बदल गई जो तुरंत यांग ये की ओर विस्फोटक रूप से चली गई। यांग यी का चेहरा उतर गया जब उसने देखा कि वह अचानक उस पर हमला कर रही है। उसे क्या हो गया है? यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने अपने दाहिने हाथ को कसकर मुट्ठी में बांध लिया और फिर उसने अपनी मुट्ठी को हरी ऊर्जा तलवार पर उड़ा दिया। टकराना, ऊर्जा तलवार तुरंत बिखर गई। ठीक उसी समय जब मोकिंग्यू ने हमला जारी रखने का इरादा किया, बवंडर अचानक आसपास की ओर लगातार बढ़ने लगा। यांग ये और अन्य लोग चौंक गए, और वे बार बार पीछे हट गए। वर्तमान में, विशाल बवंडर अपने साथ स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा ले गया, और अगर वे आगे बढ़े तो वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। विशाल बवंडर और भी ज्यादा हिंसक होता गया और दूर दूर तक लगातार भड़कता रहा। जहां जहां से यह गुजरा, अंतरिक्ष इंच दर इंच टुकड़ों में बिखर गया और दूर दूर तक काली दरारें दिखाई देने लगीं। इस दृश्य ने यांग यी और अन्य लोगों को बहुत भयभीत कर दिया। क्या हो रहा है? यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा। जियाओ युक्सी ने अपना सिर हिलाया। दूसरी ओर, मोकिंग्यू की आंखें चमक उठी, और उसकी आंखों की गहराई में उत्साह की चमक झिलमिला उठी। यांग ये चुप हो गया। इस समय, वह वास्तव में उलझन में था क्योंकि वह दूरी में भयानक बवंडर को देख रहा था। यहाँ तक एक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ भी इस चीज का सामना करते समय मर जाएगा, लेकिन एल्दम्यू ने वास्तव में मुझे इसे वश में करने के लिए कहा। एल्दम्यू स्वाभाविक रूप से मुझे अपनी जान देने के लिए यहाँ नहीं भेजेंगे। चूंकि यह ऐसा है, तो निश्चित रूप से एक विधि या खजाना है जो 9वें नर्क कोल्ड गेल से निपट सकता है और मुझे उस विधि या खजाने का मालिक होना चाहिए। लेकिन यह वास्तव में क्या है? कुछ ही समय में, यांग ये को कुछ याद आ गया, और वह था छोटा भंवर। लेकिन मैं उस छोटे भंवर से कैसे संवाद करूं? चूंकि उस दिन छोटे भंवर ने उसे गहन ऊर्जा देने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे लग रहा था कि छोटा भंवर उससे बहुत नाराज है। इसके अलावा, अगर वह चाहता था कि छोटा भंवर 9वें नरक की ठंडी आंधी से निपटे, तो उसे छोटे भंवर में प्रवेश करवाना होगा। जैसे ही उसने विशाल बवंडर को देखा, यांग ये ने इस विचार को पूरी तरह त्याग दिया। क्या मजाक है? इसे छोटे से भंवर में घुसने दो। ऐसा करके वह निश्चित रूप से मौत को दावत दे रहा होगा। ठीक इसी समय, एक अप्रत्याशित घटना घटी। यांग यी और अन्य लोगों की अचंभित निगाहों के सामने, बवंडर वास्तव में तेजी से सिकुड़ने लगा। यह दृश्य देखकर जियाओ युक्सी ने थोड़ी कांपती आवाज में कहा, अब मैं समझ गई हूं। यह गेल स्पिरिट में बदल रहा है। मोकिंग्यू ने जियो युक्सी की ओर देखा, और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? यांग ये हैरान था। शियाओ युक्सी ने कहा, यह मूल रूप से अज्ञानी अवस्था में था और इसमें कोई बुद्धि नहीं थी। फिर भी, अब यह रूपांतरित हो रहा है। एक बार जब यह सफलतापूर्वक रूपांतरित हो जाता है, तो यह एक गेल स्पिरिट बन जाएगा। उस समय, यह अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होगा, और यह वह क्षण होगा जब इससे निपटना सबसे आसान होगा। यदि आप इसे वश में करना चाहते हैं तो यह आपका एकमात्र मौका है। यांग ये की आंखें तुरंत चमक उठी जब उसने यह सुना। अब, उसे समझ में आ गया कि गेल स्पिरिट बनाने का क्या मतलब है। यह उसके शरीर के भीतर मौजूद नेदर घोस्ट फ्लेम जैसा कुछ होना चाहिए। भले ही नेदर घोस्ट फ्लेम बोल नहीं सकता था या मानव रूप नहीं ले सकता था, लेकिन उसके पास बुद्धि थी, और यह ऐसी चीज थी जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता था। अब, 9वीं नर्क की कोल्ड गेल शायद उस अवस्था में बदल रही थी जिसमें नेदर घोस्ट फ्लेम थी। दूसरे शब्दों में, अब उसके पास एक मौका था। हालांकि, मोकिंग्यू किनारे पर था। यांग ये ने मोकिंग्यू की ओर देखा, और फिर कलाई घुमाने पर उसके हाथ में छिपी तलवार दिखाई दी। उसके बाद, उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई। वह 9वें नर्क की ठंडी आंधी को प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। इस समय, यहां अचानक एक अजीब दृश्य हुआ। आसपास की ठंडी हवाएं अचानक मोकिंग्यू की ओर बढ़ गईं। हालांकि, उन्होंने उस पर हमला नहीं किया और उसे घेर लिया और इसके बजाय एक भौतिक बवंडर का रूप ले लिया। दूसरी ओर, मोकिंग्यू का शरीर अलौकिक होने लगा, मानो वह ठंडी हवा के साथ एक हो गई हो। हवा का इरादा। यह दृश्य देखने के बाद जियाओ युशी ने अपनी कृपाण की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसने धीमी आवाज में कहा, हवा का इरादा एक बेहद रहस्यमय इरादा है। क्योंकि जब तक यह हवा वाली जगह है, तब तक वह उस हवा का उपयोग कर सकती है। वह वास्तव में यहाँ ठंडी हवा को नियंत्रित करने में सक्षम है, इसलिए यह दर्शाता है कि उसका हवा का इरादा शायद 7वें स्तर या उससे भी ऊपर पहुंच गया है। यांग ये ने गहरी सांस ली। क्या वह थोड़ी ज्यादा ही राक्षसी नहीं है? जैसा कि उम्मीद थी, दुनिया में हमेशा कोई न कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जियाओ युक्सी ने अचानक कहा, मैं शायद उसे रोक नहीं पाऊंगी।
यांग ये ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा, क्यों? जियाओ युक्सी ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हें बाद में इसे काबू में करते समय सावधान रहना होगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो हार मान लो, ठीक है? यांग ये का दिल गर्म हो गया और उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी क्षमता की सीमाओं के भीतर काम करूंगा। जियाओ युक्सी ने सिर हिलाया और फिर उसने धीरे धीरे अपनी तलवार खींची, जबकि उसकी नज़र मो किंगयू पर टिकी थी। बाद वाले ने यांग ये और जियाओ युक्सी की तरफ देखा तक नहीं, और वह बस उस बवंडर को देखती रही जो छोटा होता जा रहा था। विशाल बवंडर उनकी निगाहों के सामने छोटा होता गया और धीरे धीरे एक वयस्क के शरीर के आकार का हो गया। भले ही वह छोटा हो गया था, लेकिन उसमें मौजूद भयानक ऊर्जा भयावह थी। इस समय यांग ये खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक सका। वह स्वाभाविक रूप से जितना मजबूत था उतना खुश था। आखिरकार उसे अपनी ताकत में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता थी। मो किंगयू के चारों ओर बवंडर और तेज होता गया, जबकि उसकी आकृति और अधिक पारदर्शी होती गई, इस हद तक कि वह साफ हवा के विस्तार की तरह लगने लगी। जियाओ युक्सी के हाथ में घुमावदार कृपाण पर लगातार रोशनी टिमटिमा रही थी और उसके शरीर से अदृश्य, भयंकर और तीक्ष्ण कृपाण इरादे की एक लट लगातार निकल रही थी। जैसे ही कृपाण इरादे उसके शरीर से बाहर निकले, यह अव्यवस्थित नहीं लग रहा था, और यह उसके शरीर के चारों ओर बेहद व्यवस्थित तरीके से घूम रहा था, जैसे कि यह एक सुरक्षात्मक दीवार हो। जहां तक ही का प्रश्न है, वह तेजी से अपने ऊपर 5 ताबीज लगा रहा था, और इन ताबीजों में स्ट्राइडर ताबीज, शक्ति ताबीज, ऊर्जा अभिसरण ताबीज शामिल थे। उसी समय उसने खुद को रोकना बंद कर दिया और उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा एक धार की तरह बाहर निकल आई। उसकी बैंगनी रंग की गहन ऊर्जा द्वारा प्रदान की गई वृद्धि के तहत यांग ये के चारों ओर रहस्यमय ढंग से धुंधली बैंगनी धुंध की एक परत दिखाई दी। हालांकि यांग ये ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। जिस गति से बवंडर सिकुड़ रहा था, वह उनकी गंभीर निगाहों के सामने और भी तेज होता जा रहा था। इस समय यह केवल एक हाथ के आकार का था और यह अभी भी दृश्यमान गति से सिकुड़ रहा था। अचानक छोटा बवंडर एक धमाके के साथ अचानक फट गया और फिर एक हरे रंग का छोटा बवंडर उनकी दृष्टि के सामने प्रकट हुआ। ठीक इसी क्षण उन तीनों ने कार्रवाई की। ठंडी रोशनी की एक किरण तुरंत मो किंगयू पर पड़ी। यह बिजली की चमक से भी तेज थी और तुरंत वहां पहुंच गई जहां मो किंगयू था। हालांकि वह जगह अभी खाली थी। मो किंगयू अचानक छोटे बवंडर के सामने आ गई थी। उसके बाद उसके हाथ में एक हथेली के आकार का और सुनहरा घंटी के आकार का आवरण दिखाई दिया और उसने उसे हरे बवंडर की ओर नीचे कर दिया। हरे रंग का छोटा बवंडर मौके पर ही स्तब्ध रह गया और फिर वह दूर की ओर एक झटके के साथ चमक उठा। हालांकि सुनहरा घंटी के आकार का आवरण अंतरिक्ष को भेद कर तुरंत छोटे बवंडर के ऊपर आ गया था और फिर सुनहरी रोशनी की एक किरण उतरी और छोटे बवंडर को फंसा लिया। मो किंगयू ने जब यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए। हालांकि ठीक इसी समय ठंडी रोशनी की एक किरण और बैंगनी तलवार की एक किरण दोनों तरफ से हिंसक रूप से उसकी ओर बढ़ी। मो किंगयू ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और फिर उसने अपना हाथ हिलाया, इससे पहले कि वह हल्की हवा की एक किरण में बदल जाए, जो सुनहरे घंटी के आकार के आवरण के साथ वहीं गायब हो गई। अगले ही पल वह 30 मीटर दूर दिखाई दी। यांग ये और शियाओ युक्सी ने जब यह दृश्य देखा तो उनके हाव भाव हिंसक रूप से बदल गए। मो किंगयू की गति वाकई बहुत तेज थी और यह इतनी तेज थी कि वे उसे पकड़ने में पूरी तरह असमर्थ थे। अपनी चिंता में यांग ये की आंखें अचानक चमक उठी और फिर वह तेजी से चिल्लाया, छोटे साथी, किसी की गति तुमसे ज्यादा है। क्या तुम अभी भी यहाँ नहीं आओगे? अध्याय 331 महत्वपूर्ण क्षण। बैंगनी रंग की चमक दिखाई दी और फिर बैंगनी रंग का मिंग यांग ये और शियाओ यूशी के सामने प्रकट हुआ। उसने उन्हें देखा, पलकें झपकाईं और फिर मो किंगयू को देखने के लिए मुड़ी, जो उनकी दृष्टि के क्षेत्र से लगभग गायब हो गया था। मो किंगयू की अविश्वसनीय गति को देखते ही उस छोटे से साथी की आंखें तुरंत चमक उठीं और फिर उसने अपना छोटा पंजा उठाया और उसे लहराया। जैसे ही वह तेजी से भागी, मो किंगयू ने उसके हाथ में सुनहरे घंटी के आकार के कवच को देखा और उसकी आंखों में स्पष्ट उत्साह और खुशी दिखाई दी। अगर यह किसी युद्ध में होता तो शायद वह यांग ये और शियाओ युक्सी की संयुक्त सेना के लिए एक मुकाबला होती, लेकिन अगर यह भागने के मामले में होता तो भले ही यांग ये और शियाओ युक्सी की संख्या 10 से गुना हो जाए, फिर भी यह उसके जैसे किसी व्यक्ति के सामने बेकार होगा जिसने पवन इरादे को समझ लिया है। दूसरे शब्दों में, 9वीं नरक की ठंडी आंधी निश्चित रूप से उसकी थी। जब उसने यहां तक सोचा तो उसके जैसा शांत व्यक्ति भी अपने मुंह के कोनों पर मुस्कान की एक झलक दिखाने से खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि ठीक इसी समय उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ गया, जैसे कि उसका शरीर 2 टुकड़ों में टूट गया हो और बलपूर्वक 30 मीटर की दूरी पर चला गया हो। जैसे ही वह दूर गई, रहस्यमय तरीके से बैंगनी प्रकाश की एक किरण दिखाई दी, जहां वह अभी कुछ क्षण पहले खड़ी थी। मो किंगयू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने प्रकाश की बैंगनी किरण को देखा जो अचानक वहां दिखाई दी थी। हालांकि
ठीक इसी समय उसकी पुतलियां एक बार फिर सिकुड़ गईं क्योंकि बैंगनी प्रकाश अवरोधों की परतें वास्तव में रहस्यमय तरीके से उसके चारों ओर दिखाई देने लगी थीं। मोकिंग्यू का चेहरा उतर गया जबकि उसकी आंखों में एक निर्दयी भाव की झलक दिखाई दी। उसकी गोरी उंगलियां थोड़ी हिलीं और फिर हरी तलवारों की क्यूई की कुछ दर्जन लड़ियां तुरंत प्रकाश की बैंगनी बाधाओं पर फट पड़ीं। उसकी 7वीं स्तर की तलवार की मंशा द्वारा प्रदान की गई वृद्धि के साथ तलवार क्यूई की उन भयंकर और तीखी लड़ियों ने तुरंत प्रकाश की बाधा पर एक बहुत बड़ा छेद बना दिया था और फिर उसकी आकृति हवा की तरह उसमें से चमक उठी। हालांकि जैसे ही वह बाधा से बाहर निकली, अचानक उसके सामने बैंगनी प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और उसने उसका रास्ता रोक दिया। मोकिंग्यू की अभिव्यक्ति तेजी से क्रूर हो गई और फिर उसकी हथेली में एक हरे रंग की ऊर्जा तलवार दिखाई दी। उसके बाद उसने तेजी से उस पर वार किया और एक हल्का धमाका हुआ और बैंगनी प्रकाश तुरंत बिखर गया। इस बार उसने बिल्कुल भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और उसने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया। वह हरे प्रकाश की किरण में बदल गई जो दूर तक चमक रही थी। हालांकि वह अभी 30 मीटर से भी कम दूर गई थी जब बैंगनी प्रकाश की एक और किरण उसके सामने प्रकट हुई। नहीं, इस बार सिर्फ एक ही थी। इस बार बैंगनी प्रकाश की लगभग 100 किरणें उसके सामने प्रकट हुई थीं। भाड़ में जाओ, मोकिंग्यू ने अपनी तलवार से वार करते हुए जोरदार आवाज में चिल्लाया और हरे रंग की तलवार की एक किरण चमक उठी। जहां भी वह गुजरी, प्रकाश की बैंगनी किरणें तुरंत नष्ट हो गईं। हालांकि यांग ये और शियाओ युक्सी ने मोकिंग्यू के सामने आने का यह अवसर जब्त कर लिया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और मोकिंग्यू को देखते ही उसका हाव भाव बहुत गंभीर हो गया, जिसने थोड़ा क्रूर भाव प्रकट किया। उसकी गति कुछ ऐसी थी कि आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ जो अपनी गहन ऊर्जा से पंख बना सकते थे, वे भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अगर उसके पास वह छोटा साथी नहीं होता, तो शायद उसके पास उसे भागते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मोकिंग्यू ने भागना जारी नहीं रखा। मोकिंग्यू की आंखों में बिना किसी भेद के भयानक हत्या का इरादा दिखाई दिया जब उसने यांग ये के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक को देखा और फिर उसने कहा, एक स्थानिक मिंक। दूसरे लोग तुम्हारे स्थानिक मिंक कबीले से डर सकते हैं, लेकिन मेरा मो कबीला नहीं डरता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी गोरी उंगलियां हल्के से हिलीं और फिर तलवार की क्यूई की कुछ दर्जन लड़ियां बैंगनी मिंक पर बारिश की बूंदों की तरह हिंसक रूप से गिरीं। स्विश! लगभग 30 मीटर लंबी कृपाण क्यूई की एक लड़ी हवा में चमक उठी। जहां भी वह गुजरी, तलवार क्यूई तुरंत बिखर गई और कृपाण क्यूई की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और वह मोकिंग्यू की ओर हिंसक रूप से आगे बढ़ी। यह स्वाभाविक रूप से जियाओ युक्सी ही थी जिसने कृपाण क्यूई की इस लड़ी को अंजाम दिया था। इस बार उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी और यह उसके 7वें स्तर के कृपाण इरादे से और भी बढ़ गया था। इसलिए इसे सीमा तक भयंकर और तीक्ष्ण कहा जा सकता है, जिससे मोकिंग्यू की तलवार क्यूई इसका विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गई। मोकिंग्यू की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि कृपाण क्यूई उसके पास आ रही है और उसकी निगाहें हड्डियों को चीरती हुई ठंडी थी जब वह अपनी तलवार से कट गई थी। उसकी तलवार की नोक से हरी तलवार क्यूई की एक किरण चमकी और यह जियाओ युक्सी की कृपाण क्यूई से टकरा गई। टकराना, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और तलवार क्यू और कृपाण क्यू शून्य में बिखर गए। जियो युक्सी, क्या तुम सचमुच मरना चाहती हो? मोकिंग्यू ने जियो युक्सी को जानलेवा नजरों से देखा। 9वें नर्क के कोल्ड गेल की गेल स्पिरिट को पीछे छोड़ दो। जियो युक्सी ने अपनी घुमावदार कृपाण मोकिंग्यू की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद मैं अकेले रहते हुए तुम्हें मारने में असमर्थ हूं, लेकिन अगर वह और स्पेटियल मिंक दोनों शामिल हैं तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। मोकिंग्यू ने यांग ये के कंधे पर बैंगनी मिंक को देखा और फिर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर यह स्पेटियल मिंक यहां मौजूद नहीं होता, तो वह यांग ये और शियाओ युक्सी को पीछे छोड़ सकती थी। हालांकि इस छोटे से साथी की मौजूदगी में उसके लिए भागना असंभव था। दूसरी ओर, उसके पास भी यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि स्पेटियल मिंक को मारने के बारे में सोचना यथार्थवादी नहीं था, खासकर जब वह राजा रैंक के शीर्ष पर था। मोकिंग्यू ने यांग ये को देखा और कहा, 9वीं नर्क की ठंडी आंधी ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम वश में कर सको, और अगर तुम इसे स्वीकार भी कर लो तो सिर्फ मौत ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम नहीं समझती? यह मेरी समस्या है, यांग ये ने कहा। जैसा कि युक्सी ने कहा, हम में से किसी के लिए भी तुम्हें अकेले मारना असंभव है। हालांकि अगर हम सेना में शामिल हो जाएं तो तुम हमारे लिए एक भी मुकाबला नहीं कर पाओगे। इसलिए इसे सौंप दो और हम तुम्हें जाने देंगे। क्या ऐसा है? मोकिंग्यू ठंडी हंसी हंस पड़ी और फिर उसने कहा, तो मुझे इसे आजमाने की अनुमति दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 1000 हरी ऊर्जा तलवारें अचानक उसके सामने प्रकट हुईं। अगले ही पल, उसकी चरम 7वीं स्तर की तलवार की मंशा बाहर निकल आई और वे हरी ऊर्जा तलवारें तुरंत ऐसी लगने लगी मानो वे उसकी 7वीं स्तर की तलवार की मंशा से बढ़ी हुई भौतिक तलवारें हों। यांग ये की आंखें भी बर्फीली हो गईं। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके हाथों में 2 तलवारें दिखाई दीं।
अपने दिल में एक आदेश के साथ उनमें से तलवारें तुरंत आसमान में चली गईं, और फिर यांग ये की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और उसने कहा, चूंकि आप इसे आजमाना चाहते हैं तो मेरे मेहमान बने। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया, और हवा में मौजूद 100 से अधिक तलवारें तुरंत कांप उठीं और उनके भीतर से बैंगनी रंग की तलवार की कड़ियां हिंसक रूप से बाहर निकल आईं। तलवार की कियां चमकते हुए सितारों की तरह लग रही थीं, जो मो किंग्यू की ओर चमक रही थीं। क्योंकि वह छोटा भंवर यांग का डेंटियन बन गया था, यहाँ तक एक एक्साल्ट्रियल विशेषज्ञ भी संभवतः उसके डेंटियन में मौजूद गहन ऊर्जा की मात्रा का मुकाबला करने में असमर्थ था। इसलिए यांग ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और उन 100 से अधिक तलवारों से तलवार क्यूई लगातार फायर की। समय की केवल 2 सांसों में बैंगनी तलवार क्यूई के कुछ हजार से कम किस्में दिखाई नहीं दी और उनकी ताकत बेहद चौंकाने वाली थी। मो किंग्यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने यह दृश्य देखा, और उसने कहा, तो तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। लेकिन तो क्या? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके गोरे हाथ थोड़े से हिले, और फिर अचानक उसके सामने 2000 हरी ऊर्जा तलवारें प्रकट हुईं। उसके बाद 3000 हरी ऊर्जा तलवारें उसके आदेश के तहत प्रकाश की किरणों में बदल गईं, और उन्होंने यांग की ओर विस्फोटक रूप से गोली चलाते हुए आकाश को कवर किया। भाई भाई भाई, इस भूमिगत क्षेत्र में कई सारे धमाके हुए और फिर हवा की लहरें लगातार आसपास की ओर बढ़ने लगीं, जिससे वे जहां भी गुजरी वहां जगह विकृत हो गई। इसी समय आसपास की जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी और हाथ की मोटाई वाली कई दरारें खुल गईं और लगातार आसपास की ओर फैलने लगीं। यह इस हद तक था कि कुछ क्षेत्र ढहने लगे थे, जिससे पूरा भूमिगत क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया था। थोड़ी देर बाद हवा की लहरें बिखर गईं। दोनों को इस समय बेहद दयनीय स्थिति में बताया जा सकता है। मोकिंग्यू का पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था और उसके कपड़े इस हद तक फटे हुए थे कि उसके नीचे के मांस के टुकड़े बाहर दिख रहे थे। हालांकि उसके जीवन को तब तक कोई खतरा नहीं था जब तक उसके कपड़ों के नीचे प्रकाश की एक हरी परत नहीं आ गई, और यह प्रकाश की वह परत ही थी जिसने उसे तलवार क्यूई की उस बारिश को रोकने में मदद की जिसे यांगे ने अंजाम दिया था। यांगे की हालत और भी खराब थी। उसके शरीर पर मौजूद कपड़े चिथड़ों में बदल गए थे। बेशक वह नग्न नहीं था क्योंकि उसने वायलेट गोल्ड कवच का इस्तेमाल किया था। अगर उसके पास यह कवच नहीं होता और वह उन असंख्य ऊर्जा तलवारों का प्रतिरोध करने के लिए केवल अपने भौतिक शरीर पर निर्भर होता जो 7वें स्तर की तलवार की मंशा से बढ़ी हुई थी, तो परिणाम काफी अनिश्चित था। हालांकि भले ही उसने वायलेट गोल्ड कवच का इस्तेमाल किया हो, फिर भी यह यांगे के लिए दर्दनाक था। वे ऊर्जा तलवारें वास्तव में बहुत तेज और तेज थीं, और जब ऊर्जा तलवारें उसे छुरा घोंपने पर बिखर गईं, तो उन्हें बढ़ाने वाला 7वां स्तर का तलवार का इरादा बना रहा। अगर उसने खुद तलवार के इरादे को नहीं समझा होता, तो मोकिंग्यू शायद उसे मारने के लिए पूरी तरह से अपनी 7वीं स्तर की तलवार के इरादे पर भरोसा कर पाती। यांगे ने गहरी सांस ली। वह अब और देरी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह 9वीं नर्क की ठंडी आंधी को प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। उसने शियाओ युक्सी को सिर हिलाया और बाद में उसके इरादे समझ गए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया जबकि उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी, और फिर उसकी कृपाण से प्रकाश की एक किरण निकली और मोकिंग्यू की ओर विस्फोटक रूप से चली। उसी समय यांगे के कंधे पर बैठी बैंगनी मिंक ने भी अपना छोटा पंजा हिलाया, और फिर मो किंग्यू के चारों ओर प्रकाश की एक बैंगनी बाधा तुरंत दिखाई दी और उसने आसपास के वातावरण को बंद कर दिया। इसके अलावा यह इसका अंत नहीं था। छोटी सी साथी ने अपने पंजे हिलाना जारी रखा। एक पल में बैंगनी प्रकाश की अनगिनत किरणें अंतरिक्ष से गुजरी और तुरंत प्रकाश अवरोध के दायरे में पहुंच गईं और फिर मो किंग्यू की ओर नीचे गिर गईं। यांग ये भी वहां निष्क्रिय नहीं रहा। उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और वे 100 से अधिक तलवारें बैंगनी प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो मोकिंग्यू की ओर नीचे की ओर गोता लगाती थी जो प्रकाश अवरोध के भीतर फंस गया था। मोकिंग्यू की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई जब उसने यह दृश्य देखा। उसे उनमें से किसी से भी अकेले लड़ने का पूरा भरोसा था। हालांकि अगर उसे यांग ये, शियाओ युक्सी और भयानक स्पेटियल मिंक का एक साथ सामना करना पड़ता, तो उसे संख्या या ताकत में कोई फायदा नहीं होता, और यहां तक कि उसे गति के मामले में भी कोई फायदा नहीं होता। तो वह उनका विरोध कैसे कर सकती थी? मोकिंग्यू ने गहरी सांस ली। उसने अपने दाहिने हाथ में सुनहरे घंटी के आकार के कवर के भीतर हरे रंग के बवंडर को देखा और फिर उसकी आंखों में अनिच्छा की एक झलक दिखाई दी। लेकिन यह केवल एक पल के लिए था। अगले ही पल उसकी आंखों में एक शातिर भाव की झलक दिखाई दी और उसने थोड़े उन्मादी स्वर में कहा, चूंकि यह ऐसा है तो कोई भी इसे नहीं पा सकेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सुनहरे घंटी के आकार का आवरण तुरंत हरे रंग के बवंडर को छोड़ दिया। उसके बाद सुनहरे घंटी के आकार का आवरण एक विशाल आकार में फैल गया और फिर उसने उसे ढक लिया। टकराना। उनके हमले स्वर्ण आवरण पर हुए और यहां तुरंत ही गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हालांकि स्वर्ण आवरण केवल कांप उठा और पूरी तरह
से सुरक्षित रहा। एक पल के लिए मौके पर स्तब्ध रहने के बाद हरा बवंडर तेजी से हरे रंग की रोशनी की एक किरण में बदल गया जो दूर की ओर चमकने लगी, और इसकी गति मोकिंग्यू से भी थोड़ी तेज थी। बस एक पल में यह पहले से ही 150 मीटर से अधिक दूर था। यांग यी ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और फिर वह तेजी से चिल्लाया, छोटा दोस्त, इसे पकड़ो। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया और फिर वह चमक उठी और तुरंत 100 मीटर दूर पहुंच गई। उसके बाद उसने अपना छोटा पंजा हिलाया और बैंगनी प्रकाश की एक किरण ने तुरंत हरे बवंडर को घेर लिया। हालांकि हरा बवंडर कुछ ही पल गुजरने के बाद बैंगनी प्रकाश की बाधा से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था और फिर वह दूर की ओर चमकता रहा। यह दृश्य देखकर वह नन्ही बच्ची तुरंत क्रोधित हो गई। उसने अपना छोटा सा पंजा उठाया और फिर उसे जोर से हिलाया। अध्याय 332 मानसिक स्थिति। एक पल में बैंगनी रोशनी की लगभग 100 किस्में तुरंत हरे बवंडर के आसपास छा गईं। बैंगनी रोशनी की परत दर परत हरे बवंडर को घेरती चली गई। हालांकि बवंडर असहाय होकर मौत के आने का इंतजार नहीं कर रहा था। यह लगातार बैंगनी रोशनी की बाधाओं से टकराता रहा और बाधाओं की परत दर परत लगातार उनसे टकराती रही। हालांकि एक परत के फट जाने पर तुरंत एक नई परत प्रकट हो जाती थी और इस चक्र के कारण हरा बवंडर बलपूर्वक वहां फंस जाता था। जिस समय उसने 9वें नरक की ठंडी आंधी को फंसाया था, उसी समय बैंगनी मिंक ने हरे बवंडर पर बैंगनी प्रकाश की कुछ किरणें भेजना नहीं भूला। जाहिर है वह इससे बहुत परेशान थी। दुर्भाग्य से बैंगनी प्रकाश की किरणें 9वें नरक की ठंडी आंधी के पास पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गईं। मोकिंग्यू का चेहरा उतर गया जब उसने देखा कि वह फंस गया था। उसने शुरू में सोचा था कि यांग ये का समूह उसे पकड़ने में असमर्थ होगा। आखिरकार वह उससे कहीं ज्यादा तेज था, भले ही उसे पवन इरादे से बढ़ावा मिला हो। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि स्थानिक मिंक वास्तव में इतना असामान्य होगा और वास्तव में इतनी चौंकाने वाली दिव्य क्षमता रखता होगा। इस बीच जियाओ युक्सी ने अचानक यांग ये से कहा, तुम जाकर उसे वश में करो। बैंगनी मिंक और मैं मोकिंग्यू को वापस पकड़ लेंगे। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति हरे बवंडर की ओर चमक उठी। मोकिंग्यू की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने उसे हरे बवंडर की ओर चमकते हुए देखा, और वह बस हमला करने वाली थी जब बैंगनी प्रकाश की एक किरण और ठंडी रोशनी की एक किरण अचानक उसके सामने प्रकट हुई। यांग यी प्रकाश अवरोधों से पहले पहुंचे और उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी क्योंकि वह हरे रंग के बवंडर को देख रहे थे जो बैंगनी प्रकाश अवरोधों के दायरे में उत्पात मचा रहा था। यह एक प्राकृतिक खजाना था और यांग ये अतीत के उस दृश्य को याद करके कांप उठे जब उन्होंने नेदर घोस्ट फ्लेम को वश में किया था। इस तरह की भावना जहां जीना मौत से भी बदतर था, वास्तव में भयानक थी। इसके अलावा उस समय उनके पास एल्डम्यू की मदद थी। क्या मैं अब केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके एक प्राकृतिक खजाने को वश में कर पाऊंगा? यांग ये थोड़ा झिझक रहा था और संदेह कर रहा था। उसी समय जब यांग ये हिचकिचा रहा था, 9वें नरक के ठंडे तूफान को फंसाने वाले प्रकाश अवरोध उसके भयंकर हमलों से पतले होते जा रहे थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि अब वह क्रोधित हो गया था और उसके घूमने की गति वास्तव में 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। भले ही अंतरिक्ष उसके घूमने से नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन अंतरिक्ष थोड़ा विकृत होने लगा था। वहां सन्नाटा था, बहुत सन्नाटा। यांग ये को लगा जैसे आसपास की हर आवाज थम गई हो जब वह 9वें नरक की ठंडी आंधी को देख रहा था। हाँ, वह शियाओ युक्सी और मोकिंग्यू के बीच लड़ाई की आवाजें सुनने में असमर्थ था। इस समय वह केवल अपने दिल की धड़कन सुन पा रहा था। 9वें नर्क के कोल्ड गेल पर कब्जा करने से पहले वह असीम आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन एक बार जब उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। उसके अंतर्ज्ञान और इंद्रियों ने उसे बताया कि वह अपनी वर्तमान शक्ति से उस पर कब्जा करने में पूरी तरह से असमर्थ था, क्योंकि उस अंगूठे के आकार के छोटे बवंडर में निहित ऊर्जा वास्तव में पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी और महासागरों को उबाल सकती थी। तो उसके जैसे इंसान का शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को कैसे वश में कर सकता है? उसकी आशाएं बड़ी थीं, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। अगर मैं हार नहीं मानूंगा तो बहुत संभावना है कि मैं मर जाऊंगा। एक बार मैं मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या मैं मरने के लिए तैयार हूं? मैं स्वाभाविक रूप से मरने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिरकार मेरे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे करने की जरूरत है, और इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनसे मैं अलग होने के लिए अनिच्छुक हूं। लेकिन क्या मैं हार मानने को तैयार हूं? मैं स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक हूं। मैं प्राचीन युद्ध क्षेत्र में किस कारण से आया था? यह स्वाभाविक रूप से मजबूत बनने के लिए था। जब तक मैं 9वें नर्क के कोल्ड गेल को वश में कर लूंगा, तब तक मैं स्वाभाविक रूप से भविष्य में उन राक्षसी प्रतिभाओं के बीच लड़ाई में पैर जमा लूंगा। या इसे और भी आगे ले जाएं, अगर मैं मजबूत नहीं हुआ तो मैं फ्लावर पैलेस का विरोध कैसे करूंगा? अगर मैं अपनी मां को बचाने में असमर्थ हूं, तो जीने का क्या मतलब होगा? दूसरे शब्दों में, यदि यांग यी अधिक शक्तिशाली नहीं बनता, तो उसके लिए जीना मृत्यु के समान था। जब उसने यहां तक सोचा, तो यांग ये हंसने लगा। हाँ, वह हंस रहा था।
साधना के मार्ग में और विशेष रूप से तलवार दाव के मार्ग में व्यक्ति साधना तकनीक या युद्ध तकनीक की साधना नहीं कर रहा था, बल्कि वास्तव में हृदय की साधना की जा रही थी। साधना का मार्ग कठिनाइयों से भरा था। यदि कोई हृदय के प्रति सच्चा नहीं रह सकता, तो वह मार्शल दाव के शिखर तक कैसे पहुंच सकता है? साधना के मार्ग पर सबसे बड़ी चुनौती प्राकृतिक संपदा, साधना तकनीक या संसाधन नहीं थे। यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति थी। क्या दुर्जय मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति कमजोर होगा? प्राचीन काल से लेकर अब तक कितने विशेषज्ञों ने मार्शल दाव के शिखर तक पहुंचने के लिए साधना तकनीकों और प्राकृतिक संपदा पर भरोसा किया है। हृदय को विकसित करना सबसे कठिन था। भले ही उसने प्रबुद्ध तलवार हृदय और शिखर छठे स्तर की तलवार की मंशा प्राप्त कर ली हो, फिर भी उसकी मानसिक स्थिति दोषपूर्ण थी। सौभाग्य से उसे अब इसका एहसास हो गया था। यांग ये ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। भविष्य में एक बेकार व्यक्ति की तरह जीने के बजाय मैं अभी से सब कुछ जोखिम में क्यों नहीं डालूं? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक खजाना नहीं है? मैंने पहले ही एक को वश में कर लिया है, तो मुझे क्यों हिचकिचाना चाहिए? जब उसने यहां तक सोचा, तो यांग ये की आकृति चमक उठी और तुरंत उस हरे बवंडर के सामने आ गई जो अभी अभी अंतिम बैंगनी प्रकाश अवरोध को तोड़कर आया था, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। एक पल में यांग ये की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, क्योंकि जब उसने हरे रंग के बवंडर को पकड़ा तो उसकी हथेली पर लगा मांस और खून तुरंत मसलकर गूदा बन गया था। यांग ये ने संकोच या रुकने की हिम्मत नहीं की, और उसने अपना मुंह खोला और उसे अपने अंदर निगलने के लिए जोर से चूसा। उसके बाद जैसे ही वह उसमें घुसा, यांग ये की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, और फिर उसका चेहरा विकृत हो गया। इसके बाद यांग ये के 7 छिद्रों से खून बहने लगा। इसके अलावा हड्डियों को चीरने वाली ठंडी हवाएं वास्तव में धीरे धीरे उसके भीतर से बाहर निकलने लगीं। ठंडी हवा फैली नहीं, बल्कि उसने आसपास के वातावरण को घेर लिया और लगातार यांग ये के शरीर को नष्ट करती रही। यांग ये को इस समय कैसा महसूस हो रहा है? उसे दर्द महसूस हुआ, दर्द जो उसकी हड्डियों में गहराई तक उतर गया, दर्द जो उसकी आत्मा में गहराई तक उतर गया। जब उसने नेदर घोस्ट फ्लेम्स को वश में किया था, तब वह पहले से ही शारीरिक दर्द का स्वाद चख चुका था, इसलिए वह शारीरिक दर्द के लिए मानसिक रूप से तैयार था। हालांकि इस बार यह अलग था, क्योंकि यह आत्मा से आने वाले दर्द के साथ आया था। हरे बवंडर के यांग ये के शरीर में प्रवेश करने के बाद यह उसके आंतरिक अंगों को नष्ट करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, और इसके बजाय यह यांग ये की आत्मा पर हमला करने के इरादे से लगातार ठंडी हवाएं छोड़ता रहा। उसकी आत्मा का दर्द किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं अधिक भयानक था। एक पल में ही यांग ये के चेहरे की बनावट पूरी तरह से बदल गई थी और उसका शरीर कांपने लगा था। इसके अलावा यांग ये के चारों ओर ठंडी हवा कई तीखे ब्लेडों की तरह लग रही थी, जो लगातार उसके शरीर को काट रही थी। अपने शारीरिक शरीर की ताकत के बावजूद वह अभी भी इस वजह से कटों से ढका हुआ था। शरीर और आत्मा दोनों में तीव्र दर्द के कारण यांग ये की चेतना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। हालांकि वह जानता था कि वह चेतना नहीं खो सकता था, और उसे स्पष्टता का एक अंश बनाए रखना था, क्योंकि एक बार ऐसा होने के बाद वह एल्दम्यू द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार इसे नियंत्रित करने में असमर्थ होगा। दूसरे शब्दों में, अगर वह चेतना खो देता है तो वह हमेशा के लिए जागने में असमर्थ हो जाएगा। यांग ये के शरीर में निगल जाने के बाद यह एक जिज्ञासु बच्चे की तरह यांग ये के शरीर में घूमने लगा। उसने यांग ये के शरीर के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसा इसलिए था क्योंकि यांग ये के अंदरूनी हिस्से बैंगनी गहन ऊर्जा की एक परत से ढके हुए थे। बेशक यह यांग ये ने किया था क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से 9वें नर्क की ठंडी आंधी को निगलने की हिम्मत करने से पहले पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसके शरीर के भीतर मेरिडियन पहले से ही बहुत मजबूत थे। अब जब वे बैंगनी गहन ऊर्जा द्वारा संरक्षित थे, तो उसे लगा कि उन्हें 9वें नर्क की ठंडी आंधी का भी विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। बेशक अगर यह उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो बैंगनी गहन ऊर्जा निश्चित रूप से 9वें नर्क की ठंडी आंधी को बहुत लंबे समय तक रोकने में असमर्थ होगी। हालांकि यांग ये को आश्चर्य हुआ, इसने वास्तव में उसकी बैंगनी गहन ऊर्जा पर हमला नहीं किया, और इसके बजाय यह बैंगनी गहन ऊर्जा के पास जाना चाहता था। हाँ, अभी वह जिस स्थिति में था वह थोड़ी मनोरंजक थी, क्योंकि उसे बैंगनी गहन ऊर्जा बहुत पसंद थी, और वह धीरे धीरे उसके पास पहुंच रहा था, जबकि उसे किसी चीज का डर लग रहा था। जब वह बैंगनी गहन ऊर्जा के संपर्क में आने वाला था, तो वह जल्दी से फिर से पीछे हट जाता था। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक लग रहा था, इसलिए वह फिर से बैंगनी गहन ऊर्जा के पास जाना जारी रखता था। लेकिन जब भी वह बैंगनी गहन ऊर्जा के संपर्क में आने वाला था, तो वह जल्दी से खुद को वापस ले लेता था, और यह चक्रों में जारी रहा। यांग ये को इतना दर्द क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि 9वें नरक की ठंडी आंधी ने सहज रूप से हड्डियों को चीर देने वाली ठंडी हवाएं छोड़ी थीं। शायद उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अनजाने में की गई उसकी एक हरकत ने यांग ये को लगभग मरने पर मजबूर कर दिया था। यांग ये ने 9वें नरक की ठंडी आंधी को निगलने की हिम्मत क्यों की? वह स्वाभाविक रूप से छोटे भंवर पर निर्भर था।
पिछली बार की तरह यांग ये ने पहले इसे नियंत्रित करने के लिए एल्डम्यू की तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की थी। हालांकि परिणाम आशाजनक नहीं थे, क्योंकि एक बार जब वह उस तकनीक का उपयोग करता तो नौवीं नरक की ठंडी आंधी की प्रतिक्रिया बहुत बड़ी होती और यह उसके शरीर के भीतर घूमती, जिससे यांग ये दर्द से अभिभूत हो जाता। यांग ये ने अपने शरीर और आत्मा से आने वाले तेज दर्द को बलपूर्वक दबाया और फिर उसने दूसरी विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह विधि हरे बवंडर को छोटे भंवर में धकेलना था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो परिणाम शायद वही होगा जो छोटे भंवर में प्रवेश करने के बाद नेदर घोस्ट फ्लेम का हुआ था। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने कौन सी विधि अपनाई? स्वाभाविक रूप से यह बैंगनी गहन ऊर्जा थी। यांग यी के आदेश के तहत बैंगनी गहन ऊर्जा धागों में परिवर्तित हो गई और उसने उनका उपयोग करके हरे बवंडर को धीरे धीरे छोटे भंवर में धकेल दिया। बैंगनी गहन ऊर्जा को अपने पास आते देख हरा बवंडर बहुत खुश लग रहा था। हालांकि वह बहुत डरा हुआ भी लग रहा था। वह बैंगनी गहन ऊर्जा के पास जाने की पहल करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसे धीरे धीरे छोटे भंवर की ओर धकेला जा सका। जियाओ युक्सी और मोकिंग्यू अब लड़ नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी लड़ाई उस समय से निरर्थक थी जब यांग ये ने हरे बवंडर को निगल लिया था। जैसे ही उसने यांग ये को देखा, जिसके चेहरे के भाव विकृत थे और वह बहुत दर्द में लग रहा था, शियाओ युशी का दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने दबा दिया हो और उसके पैर थोड़े हिल गए। वह यांग ये के पास जाना चाहती थी। हालांकि वह इस आवेग को केवल तभी दबा सकती थी जब उसने मोकिंग्यू के बारे में सोचा जो किनारे पर खड़ा था, और फिर उसने मोकिंग्यू के प्रति सतर्क रहते हुए यांग ये पर ध्यान दिया। बैंगनी मिंग भी वैसी ही थी। वह देखना चाहती थी कि यांग ये के साथ क्या हुआ था, लेकिन वह नहीं देख सकती थी क्योंकि केवल वही मोकिंग्यू की गति में बाधा डाल सकती थी। उसने वास्तव में नौवें नर्क की ठंडी आंधी को निगल लिया। मोकिंग्यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। इस तथ्य के अलावा कि वह नौवें नर्क की ठंडी आंधी को प्रभावित करने के लिए समझी गई पवन मंशा का उपयोग कर सकती थी, जिस कारण से उसने नौवें नर्क की ठंडी आंधी को निशाना बनाने की हिम्मत की, वह भी इसलिए क्योंकि उसके कबीले ने उसके लिए कई चीजें तैयार की थीं। हालांकि यांग ये ने इसे ऐसे ही निगल लिया था। एक और जहां उसे इस बात पर अविश्वास हो रहा था, वहीं दूसरी ओर वह बेहद हैरान भी थी। स्विश। ठीक इसी समय हवा में एक सीटी गूंजी और मोकिंग्यू और जियो युक्सी की आंखों के सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। मोकिंग्यू की आंखें चमक उठी जब उसने उसे देखा और फिर उसने जियो युक्सी की ओर देखा, जो जियो युक्सी के दुर्भाग्य पर खुशी मना रही थी। दूसरी ओर जियो युक्सी की अभिव्यक्ति पूरी तरह से उदास हो गई थी। अध्याय 333 जीवन शक्ति प्रज्वलन। यह कोई और नहीं बल्कि मू जून था जो यहाँ आया था। उसे वास्तव में नेदर गॉड के भाले में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने केवल मोके के साथ इसके लिए लड़ाई की थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह मोके के हाथों में पड़ जाए। अब जब यह किसी और के हाथों में पड़ गया था तो स्वाभाविक रूप से उसे इसके लिए लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किसी भी मामले में यह तब तक ठीक था जब तक यह मोके के हाथों में नहीं आया। नेदर गॉड के भाले की तुलना में वह नौवें नर्क कोल्ड गेल में और भी अधिक रुचि रखता था। आखिरकार यह एक प्राकृतिक खजाना था। यहाँ तक महान हान साम्राज्य के पास केवल एक प्राकृतिक खजाना था। यदि वह नौवें नर्क कोल्ड गेल को प्राप्त करने में सक्षम था तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। उस समय क्या पूरे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कोई भी उसके बराबर हो सकता था? मू जून। यहाँ तक वह यह कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाया कि वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में बेजोड़ था जहाँ राक्षसी प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं। हालांकि अगर उसके पास नौवीं नर्क की ठंडी आंधी होती तो यह अलग बात होती। इसलिए वह उनका पीछा करता। उसने यहाँ की स्थिति पर नजर डाली और फिर उसकी नजर अंत में यांग ये पर पड़ी। उसके बाद उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मैं बहुत देर से आया हूँ? बिल्कुल नहीं। इस बीच मोकिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कह सकते हैं कि आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। म्यू जुन ने मोकिंग्यू की ओर देखा और कहा, वह अभी तक सफल नहीं हुआ है। बेशक, मोकिंग्यू ने कहा, उसने इसे जबरदस्ती अपने शरीर में निगल लिया। भले ही मुझे नहीं पता कि वह इसे वश में करने के लिए किस विधि का उपयोग करने का इरादा रखता है, वर्तमान स्थिति के आधार पर ऐसा लगता है कि उसके पास थोड़ा मौका है। हालांकि उसने अभी भी इसे वश में नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, हमारे पास अभी भी एक मौका है। म्यू जुन दंग रह गया और फिर उसने बैंगनी मिंक और शियाओ युक्सी की ओर देखा और फिर हल्के से हंस पड़ा। उसने कहा, तुम सही हो, यह हम है। यांग ये के साथ सौदा करने के बाद नौवें नर्क कोल्ड गेल के स्वामित्व पर चर्चा करने के बारे में तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि यह स्वीकार्य है। मोकिंग्यू ने जियाओ युक्सी की ओर देखा और कहा, मैं उसे रोक सकता हूं, लेकिन वह स्पेटियल मिंक थोड़ी परेशानी वाली है। क्या आपके पास इससे निपटने का कोई तरीका है? म्यू जुन ने बैंगनी मिंक पर नजर डाली और फिर एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उसने कहा, मेरे महान हान साम्राज्य को आपके स्थानिक मिंक कबीले के साथ दोस्ताना शर्तों पर माना जा सकता है। इसलिए उसने बोलना समाप्त नहीं किया था कि म्यू जुन का चेहरा उतर गया और फिर उसकी आकृति जहां वह खड़ा था वहां से दूर चली गई।
उसी समय बैंगनी प्रकाश की एक किरण दिखाई दी जहां वह एक पल पहले खड़ा था। ऐसा लगता है कि यह इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। इस बीच मो किंग्यू ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, मू जुन, अपनी सांस बर्बाद मत करो। यह स्थानिक मिंक निश्चित रूप से आपको यांग ये पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। भले ही मुझे नहीं पता कि यह एक इंसान की इतनी हद तक रक्षा क्यों कर रहा है, लेकिन यह एक सच्चाई है। इसलिए आपको बस हमला करना चाहिए। म्यू जुन ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, चूंकि यह ऐसा है तो चलो लड़ते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, म्यू जुन की आकृति विस्फोटक रूप से यांग ये की ओर चमक उठी। बैंगनी मिंक ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा और फिर उसकी पुतलियां तुरंत मैरून हो गईं। उसने अपना छोटा पंजा हिलाया और म्यू जुन के सामने की जगह तुरंत बुरी तरह से विकृत हो गई। यह दृश्य देखकर म्यू जून की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। उसने अपनी दाहिनी हथेली को मुट्ठी में बंद कर लिया और फिर वह घूमा और अपनी मुट्ठी को बैंगनी मिंक की ओर मारा। एक पल में ऊर्जा से बना एक सुनहरा विशाल ड्रैगन हिंसक रूप से आगे बढ़ा और बैंगनी मिंक की ओर टूट पड़ा। बैंगनी मिंक ने पलक झपकाए और फिर उसकी आकृति चमकी और 60 मीटर दूर दिखाई देने से पहले ही गायब हो गई। हालांकि वह सुनहरा ड्रैगन अचानक घूम गया और फिर से बैंगनी मिंक की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चला दी। बैंगनी मिंक ने फिर से पलकें झपकाईं। जाहिर है वह यह समझने में असमर्थ थी कि क्या हो रहा है। हालांकि उसके पास अभी इस सब के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने अपना छोटा पंजा फिर से हिलाया और फिर बैंगनी प्रकाश की एक किरण तुरंत सुनहरे ड्रैगन पर चमक उठी। जबकि बैंगनी मिंक ने मू जून से लड़ाई की, मो किंग्यू का सामना शियाओ युक्सी से हुआ। उनकी ताकतें लगभग बराबर थीं, इसलिए जब तक वे अपनी जान की बाजी लगाकर नहीं लड़ते, तब तक यह पूरी तरह से निरर्थक था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। स्थानिक मिंक म्यू जुन को नहीं रोक पाएगा। मो किंग्यू ने अपने हाथ में ऊर्जा तलवार को सहजता से लहराते हुए कहा, मैं मानती हूं कि अगर यह भाग जाए तो राजा क्षेत्र में कोई भी इसे पकड़ नहीं सकता। हालांकि समस्या यह है कि क्या यह भाग जाएगा। मैं नहीं भागूंगा तो अगर लड़ाई जारी रही तो यह हार जाएगा, है न? उसके बाद यांग ये मर जाएगा। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? जियाओ युक्सी की भौहें कसकर एक साथ सिकुड़ गईं, जबकि उसकी कृपाण पर पकड़ मजबूत होती गई, जबकि उसकी कृपाण की मंशा अधिक से अधिक हिंसक होती गई। टकराना। ठीक इसी समय यहाँ गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और फिर उन दोनों ने गड़गड़ाहट की आवाज की ओर देखा। उन्होंने देखा कि म्यू जून और बैंगनी मिंक के बीच से ऊर्जा की एक लहर फूट रही है। ऊर्जा की लहर के बिखर जाने के बाद म्यू जून ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं भी तुम्हारे सामने असहाय हो जाता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, म्यू जुन ने अपनी हथेली को पलटा और फिर उसके हाथ में एक सुनहरी रस्सी दिखाई दी। जियाओ युक्सी की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने यह सुनहरी रस्सी देखी और फिर वह अचानक चिल्लाई, छोटा दोस्त, भागो। वह नन्हा बच्चा स्तब्ध था और उसका छोटा सा चेहरा उलझन भरे भाव से भरा हुआ था। ठीक इसी समय म्यू जून ने अपनी कलाई हिलाई और सुनहरी रस्सी अंतरिक्ष में घूमकर बैंगनी मिंक के सामने आ गई। उसके बाद यह बैंगनी मिंक के चारों ओर लिपट गई और उसे अपने जाल में फंसा लिया। उसी समय सुनहरी रस्सी के भीतर से एक हल्की सुनहरी ऊर्जा का रेशा लगातार रिश्ता हुआ बैंगनी मिंक के शरीर पर आक्रमण कर गया। बैंगनी मिंक थोड़ा घबरा गई थी। उसने अपना पंजा हिलाया जबकि उसका आकार चमक रहा था। हालांकि चाहे वह कहीं भी चमकती हो, वह सुनहरी रस्सी लगातार उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। अपना समय बर्बाद मत करो, मू जून ने उदासीनता से कहा, यह अमर बंधन रस्सी एक दावकलाकृति है। जब तक तुम इससे बंधे रहोगे तब तक यह तुम्हारे आसपास ही रहेगी, चाहे तुम कहीं भी भाग जाओ। इसके अलावा यह लगातार तुम्हारे शरीर के भीतर की ऊर्जा को खत्म करती रहेगी। कुछ ही समय में तुम पूरी तरह से कमजोर हो जाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, म्यू जुन ने उस बैंगनी मिंक पर कोई ध्यान नहीं दिया जो अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी, और वह यांग ये को देखने के लिए मुड़ा। हालांकि ठीक इसी समय जियाओ युक्सी की आकृति म्यू जून की ओर विस्फोटक रूप से चमकी। दुर्भाग्य से वह अभी आगे बढ़ी ही थी कि मो किंग्यू उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, तुम्हें बस आज्ञाकारी होकर यहीं रहना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी तलवार से वार किया और हरे रंग की तलवार क्यूई की एक लड़ी चमक उठी। भाड़ में जाओ, जियाओ युक्सी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जबकि उसके सफेद बाल तुरंत ही लहराने लगे। अगले ही पल उसका चेहरा लगभग तुरंत ही भयानक रूप से पीला पड़ गया। यह सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं था, उसके सफेद बाल भी और भी सफेद हो गए और उसका कृपाण इरादा एक पल में 8वें स्तर तक बढ़ गया। इसके अलावा उसकी प्रभावशाली आभा भी लगभग 5 गुना तक विस्फोटक रूप से बढ़ गई। म्यू जुन और मो किंग्यू ने जब यह दृश्य देखा तो उनके हाव भाव बदल गए और मो किंग्यू अनायास ही चिल्ला पड़ा। जीवन शक्ति का प्रज्वलन। जियो युक्सी, तुमने वास्तव में एक पुरुष के लिए अपनी जीवन शक्ति प्रज्वलित की है। क्या तुम्हें पता है कि इससे पहले तुम्हारा जीवन केवल 5 साल से भी कम था?
अब जब तुमने अपनी जीवन शक्ति प्रज्वलित कर ली है तो तुम 1 साल भी नहीं जी पाओगे। इसका तुमसे क्या लेना देना है? जियाओ युशी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, और फिर उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार से वार किया। ठंडी रोशनी की एक किरण अंतरिक्ष को चीरती हुई मो किंग्यू के सामने आ गई। मो किंग्यू की पुतलियां सिकुड़ गईं, जबकि उसने अपनी तलवार से तेजी से वार किया, जिससे हरी तलवार क्यूई की एक किरण विस्फोटक रूप से बाहर निकली और ठंडी रोशनी की किरण से टकरा गई। हालांकि वे अभी संपर्क में आए ही थे कि मो किंग्यू की हरी तलवार क्यूई तुरंत बीच हवा में गायब हो गई, जैसे बर्फ उबलते तेल में गिर गई हो। 8वें स्तर का कृपाण इरादा वास्तव में भयानक था। मो किंग्यू इस हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए उसने अपनी गति का पूरा उपयोग किया और वहीं पर गायब हो गई। अपनी कृपाण के एक ही झटके से मो किंग्यू को पीछे धकेलने के बाद जियो युक्सी ने अचानक पलटकर मू जुन की ओर जोरदार गोली चलाई। मू जुन ने गंभीर भाव प्रकट किया, लेकिन कोई डर नहीं दिखाया। उसने अपनी दाहिनी हथेली को कसकर मुट्ठी में बांध लिया और फिर उसे जियो युक्सी की ओर जोर से मारा। गर्जन। एक ड्रैगन की दहाड़ आसमान में गूंजी, और फिर अचानक ऊर्जा से बने 3 विशाल सुनहरे ड्रैगन प्रकट हुए। उसके बाद वे शियाओ युक्सी की ओर नीचे की ओर गोता लगाने लगे। तीनों सुनहरे ड्रैगन जीवित प्राणियों की तरह लग रहे थे जिनके पास अपनी बुद्धि थी। उनके शरीर शियाओ युक्सी से टकराने के लिए आगे बढ़े। जहां भी वे गुजरे, अंतरिक्ष में कंपन की लहर उठी, और यह एक बेहद भयानक दृश्य था। शियाओ युशी के पीले चेहरे पर भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसने अपनी कृपाण निकाली और वार किया, जिससे कृपाण क्यूई की एक लड़ी चमक उठी। एक पल में कृपाण क्यूई ने एक सुनहरे ड्रैगन को वार करके तितर-बितर कर दिया। इसके बाद उसने एक बार फिर वार किया और एक ठंडी रोशनी चमकी, जिसके बाद एक और सुनहरा ड्रैगन हवा में गायब हो गया। हालांकि उसके मुंह से भी खून की कुछ बूंदें निकलीं और उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया कि उस पर लालिमा का लेश भी नहीं था। जब तीसरा सुनहरा ड्रैगन शियाओ युशी के सामने आया तो उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चयी भाव चमक उठा, और फिर उसने अपनी कृपाण को एक बार फिर से निकाला और उससे वार किया। विशाल सुनहरे ड्रैगन के तुरंत बाद एक ठंडी रोशनी चमक उठी और वह शून्य में बदल गया। हालांकि शियाओ युशी ने फिर से ताज़ा खून थूका। इसके अलावा उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा, जबकि उसकी कृपाण की मंशा पहले की तरह व्यवस्थित नहीं रही और वह अव्यवस्थित होने लगी। ठीक उसी समय जब शियाओ युशी एक और हमला करने वाली थी, उसके पीछे हरे रंग की तलवार क्यूई की लगभग 100 लड़ियां दिखाई दी, और इसने उसके चेहरे के भाव बदल दिए। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह तेजी से घूमी और अपनी कृपाण को कुछ बार घुमाया, जिससे ठंडी रोशनी की कई लड़ियां आगे की ओर चमक उठीं और तलवार क्यूई की उन लड़ियों को तितर-बितर कर दिया। हालांकि अब न केवल उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया, बल्कि उसकी आंखें भी धीरे धीरे सफेद हो गईं। तुम बहुत ताकतवर हो, मू जून ने भारी आवाज में कहा जब उसने उन 3 सुनहरे ड्रैगन और हरी तलवार क्यूई की 100 किस्में को जियाओ युक्सी द्वारा अलग अलग काटते हुए देखा। मेरी नश्वर सम्राट मुट्ठी एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग रैंक युद्ध तकनीक है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आपके कृपाण के एक वार के बराबर भी नहीं होगी। दुर्भाग्य से यह कुछ ऐसा है जो केवल थोड़े समय तक ही रहता है। आपने अपनी ताकत को बलपूर्वक सुधारने के लिए अपनी जीवन शक्ति को प्रज्वलित किया है। यह अपने आप में एक ऐसा कार्य है जो स्वर्ग को चुनौती देता है। अब जब आप लगातार हमला कर रहे हैं तो आप प्रतिक्रिया से पीड़ित हैं, है ना? तुम्हारी जीवन शक्ति पहले से ही धीरे धीरे खत्म हो रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास आधा साल भी नहीं बचा है। क्या एक आदमी के लिए ऐसा करना उचित था? मो किंग्यू ने किनारे से उदासीनता से कहा। जियाओ युक्सी की भौहें ऊपर उठी, फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उसने बस धीरे से अपना घुमावदार ब्लेड उठाया और उन पर निशाना साधा। जैसा तुम चाहो, म्यू जुन ने धीरे से सिर हिलाया और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि वह अगले ही पल सीधे जियाओ युक्सी के सामने आ गया, और फिर उसकी मुट्ठी सीधे जियाओ युक्सी के सिर पर जा गिरी। उसके हमले में कोई दिखावटी या अनावश्यक हरकत नहीं थी, और यह बस एक बहुत ही साधारण मुक्का था। दूरी में हेरफेर। जियो युक्सी की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसने एक क्षैतिज स्लैश निष्पादित करने में संकोच नहीं किया। टकराना। म्यू जून की मुट्ठी ने जियाओ युक्सी की घुमावदार कृपाण पर वार किया, और उसके मुक्के के पीछे की जबरदस्त ताकत ने घुमावदार ब्लेड को तुरंत एक चौंकाने वाले कोण पर मोड़ दिया, और ऐसा लगा जैसे वह टूट गया हो। दूसरी ओर घुमावदार ब्लेड के पीछे खड़ी जियाओ युक्सी ने एक और खून थूका, और फिर म्यू जून के मुक्के के भीतर की जबरदस्त ताकत से उसका शरीर उड़ गया। जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ी, जियो युक्सी ने बलपूर्वक उस आघात को दबा दिया जो उसे सहना पड़ रहा था, और उसने तेजी से अपनी कृपाण से वार किया, जिससे ठंडी रोशनी की एक किरण चमक उठी और तुरंत म्यू जुन की मुट्ठी पर लगी। अनुभव करना। म्यू जुन की मुट्ठी हवा में उड़ते समय अपने पीछे ताज़ा खून की धार छोड़ गई। म्यू जुन का चेहरा तुरंत भयानक हो गया और वह गुस्से से चिल्लाया, तुम मौत को दावत दे रहे हो। यद्यपि वह अपनी शक्ति से एक नया हाथ भी उगा सकता था, फिर भी उसे, म्यू जुन को, ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था। वह गुस्से से चिल्लाया जैसे ही उसका फिगर चमका और एक बार फिर शियाओ युक्सी के पास पहुंचा, और फिर उसने तेजी से अपनी मुट्ठी आगे की ओर मारी।
5 सुनहरे ड्रैगन चमकते हुए प्रकट हुए और शियाओ युक्सी की ओर टूट पड़े। इस बार वे न केवल संख्या में पहले से ज्यादा थे, बल्कि उनका आकार भी पहले से ज्यादा बड़ा था। इसके अलावा ऊर्जा से बने ये सुनहरे ड्रैगन और भी ज्यादा भौतिक लग रहे थे। वे सजीव थे और बस जीवित ड्रैगन की तरह लग रहे थे। शियाओ युशी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं जब उसने इन 5 सुनहरे ड्रैगन को अपनी ओर आते देखा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके अपनी तलवार खींची और उन पर वार किया। कृपाण क्यूई की एक लड़ी जो लगभग 300 मीटर लंबी थी, और वह उन 5 सुनहरे ड्रैगन से टकरा गई। टकराना, एक बहुत बड़ा विश्व हिलाने वाला धमाका हुआ, और फिर कृपाण क्यूई और 5 ड्रैगन हवा में बिखर गए, जिससे टक्कर के बिंदु से अचानक ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। जियाओ युक्सी ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसके हमले ने उन सुनहरे ड्रैगन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। हालांकि ठीक इसी समय मोकिंग्यू अचानक उसके सामने आ गया, और फिर हरे रंग की रोशनी की एक किरण जियाओ युक्सी की छाती में घुस गई। अध्याय 334 पछतावा। शियाओ युशी की आंखें चौड़ी हो गईं, और फिर उसकी शुद्ध सफेद आंखों की रोशनी धीरे धीरे बिखर गई और फिर वे धीरे धीरे बंद हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद करने से पहले उस पल यांग ये को देखा था, लेकिन यह नजर शाश्वत थी। टकराना, ठीक इसी समय यांग यी के भीतर से आग की लपटें आसमान में उठीं। हवा के साथ साथ लपटें तेजी से ऊपर उठीं और आसपास का वातावरण तुरंत आग के सागर में समा गया। मोकिंग्यू और म्यू जुन के भाव बदल गए जब उन्होंने यह दृश्य देखा, क्योंकि उन लपटों ने वास्तव में उन्हें महसूस कराया कि यह बेहद खतरनाक था। यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोली और थूका, जिससे उसके मुंह से तुरंत हरा बवंडर बाहर निकल आया। हरा बवंडर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर वह हरे रंग की रोशनी की किरण में बदल गया जो दूर तक चमकती हुई चली गई। यांग ये ने 9वें नर्क की ठंडी आंधी को काबू नहीं किया था। जैसा कि उसने चाहा था, उसने उसे अपने भंवर डेंटियन में जबरन घुसा दिया था, और जैसा कि नेदर घोस्ट फ्लेम के साथ हुआ था, छोटा भंवर हरे बवंडर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था, और यह छोटे भंवर में प्रवेश करते ही तुरंत लकवाग्रस्त हो गया। यांग ये इस दृश्य से बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से एल्डर म्यू द्वारा सिखाई गई विधि का उपयोग करके 9वें नर्क के ठंडे तूफान पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। हालांकि जब वह सफल होने वाला था, तभी उसने बाहरी दुनिया में दृश्य को महसूस किया। उसने महसूस किया कि कैसे छोटा सा आदमी फंस गया था और शियाओ युक्सी गिर गया था। मोकिंग्यू और म्यू जून उस समय दंग रह गए जब उन्होंने हरे रंग के बवंडर को तेजी से गुजरते देखा। मोकिंग्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के हवा का रूप धारण कर लिया और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। म्यू जून का चेहरा उतर गया, और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखा और एक पल के लिए झिझकते हुए उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। अमर बंधन रस्सी तुरंत उसके हाथ में वापस आ गई। उसने इस स्थानिक मिंक को मारने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा यह बहुत संभावना थी कि यह स्थानिक मिंक कबीले और उत्कृष्ट हान साम्राज्य के बीच युद्ध का कारण बन जाएगा। उस समय उसके पिता भी उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। अमर बंधन रस्सी को वापस पाने के बाद म्यू जून की आकृति चमक उठी, और फिर उसके पीछे एक जोड़ी सुनहरे पंख दिखाई दिए। उसके बाद उसकी आकृति तुरंत ही उसके एक ही फड़फड़ाहट से 100 मीटर से अधिक दूरी पर दिखाई दी। म्यू जुन और मोकिंग्यू दोनों के पास अभी यांग ये और शियाओ युक्सी पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि 9वीं नर्क की ठंडी आंधी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। यांग ये धीरे धीरे शियाओ युक्सी की ओर बढ़ा, और उसके दिल की गहराई से तुरंत पछतावा की एक किरण निकल पड़ी, जब उसने उसे वहां एक भयावह पीले चेहरे और बंद आंखों के साथ लेटे हुए देखा। अपने पूरे जीवन काल में यांग ये ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसका उसे पछतावा हो, लेकिन इस बार उसे वास्तव में पछतावा हुआ। उसे शियाओ युक्सी को अपने पीछे आने देने का पछतावा हुआ, उसे 9वें नर्क की ठंडी आंधी को वश में करने की कोशिश करने का पछतावा हुआ, और उसे छोटे साथी और शियाओ युक्सी को अपने दुश्मनों का अकेले सामना करने देने का पछतावा हुआ। उसे इसका पछतावा हुआ। उसे वास्तव में इसका पछतावा हुआ। उसकी आंखों से धीरे धीरे साफ आंसू की 2 धाराएं बह निकलीं। यांग ये ने अचानक अपना सिर उठाया और गुस्से से दहाड़ने लगा, जबकि उसकी आंखें तुरंत खूनी लाल रंग से भर गईं, और फिर उसके भीतर से असीम वध तलवार की मंशा विस्फोटक रूप से फूट पड़ी। हवा में मौजूद नेदर घोस्ट फ्लेम ने यांग ये के क्रोध को भी महसूस किया, और यह अचानक एक धमाके के साथ फट गया, जिससे आग का सागर बिना अंत के विस्फोटक रूप से उछलने लगा। जहां भी यह गुजरा, वहां केवल शून्यता ही बची। यांग ये की आंखों से बहते साफ आंसुओं की जगह धीरे धीरे खून की 2 धाराएं बहने लगीं। एक बैंगनी चमक चमकी, और फिर यांग ये के कंधे पर बैंगनी मिंक दिखाई दिया। इस समय बैंगनी मिंक बेहद मिंक थी। उसकी बैंगनी पुतलियां मंद थीं, जबकि उससे निकलने वाली बैंगनी चमक बेहद फीकी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भी क्षण फैल जाएगी। बैंगनी मिंक ने यांग ये की गर्दन को गले लगाया और फिर अपनी पूरी ताकत से यांग ये के चेहरे पर अपना सिर रगड़ा। हालांकि वह बहुत कमजोर लग रही थी, और जब वह उसके कंधे से गिरी तो उसने उसके चेहरे को 2 बार भी नहीं रगड़ा था। यांग ये ने बैंगनी मिंक को तब पकड़ा जब वह जमीन पर गिरने ही वाली थी, और उसकी कमजोर हालत को देखते हुए उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं।
उसने छोटे से साथी के सिर को रगड़ा और फिर बैंगनी मिंक को छोटे भंवर के भीतर बैंगनी गहन ऊर्जा के कुंड में डाल दिया और फिर उसकी नज़र जियाओ युक्सी पर पड़ी। यांग ये ने धीरे से उसे अपनी बाहों में लेने से पहले नीचे बैठ गया और फिर उसके शरीर के भीतर की बैंगनी गहन ऊर्जा हिंसक रूप से शियाओ युक्सी के शरीर में प्रवाहित हुई। केवल उसके बाहरी रूप के आधार पर उसके शरीर में बिल्कुल भी जीवन शक्ति नहीं थी और वह पूरी तरह से मर चुकी थी। यांग ये को नहीं पता था कि वह इस तरह से क्यों काम कर रहा था, या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह केवल उसे बचाने की कोशिश करना चाहता था। भले ही उसके पास केवल थोड़ी सी उम्मीद थी या उसके पास वह भी नहीं थी, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। जैसे जैसे उसकी बैंगनी गहरी ऊर्जा लगातार उसके अंदर प्रवाहित होती गई, शियाओ युशी का शरीर धीरे धीरे बैंगनी प्रकाश की एक परत में ढक गया और उसका भयानक पीला चेहरा धीरे धीरे गुलाबी हो गया। इसके अलावा उसकी छाती में जकड़न धीरे धीरे ठीक हो गई थी। हालांकि यह सब एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन यह वास्तव में हुआ था। यांग यी इससे बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बैंगनी गहन ऊर्जा को पागल गति से जल्दी से बाहर भेज दिया। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए। शियाओ युशी की छाती की जकड़न पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उसका चेहरा सामान्य हो गया था। हालांकि उसके शरीर में अभी भी कोई जीवन शक्ति नहीं थी और उसकी आंखें अभी भी कसकर बंद थीं। यांग यी घबरा गया और उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा एक बार फिर से पागलपन की हद तक बढ़ गई। एक और घंटा बीत गया लेकिन जियो युक्सी के शरीर में अभी भी जीवन शक्ति का कोई निशान नहीं था। क्यों क्यों क्यों, यांग ये ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबोने से पहले अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं। उसके बाद उसने बैंगनी गहन ऊर्जा के कुंड के ऊपर खड़े दरवाजे से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास उसे बचाने का कोई रास्ता जरूर है ना? कसकर बंद दरवाजे से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे ठीक से नहीं पता कि तुम किस तरह के अस्तित्व हो और न ही मुझे पता है कि तुमने मुझे क्यों चुना। हालांकि मुझे पता है कि तुम में उसे बचाने की क्षमता है। इसलिए अगर तुम उसे बचाने से इनकार करते हो तो चलो हम दोनों एक साथ मर जाते हैं। यांग ये ने कहा। कसकर बंद दरवाजे से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चूंकि यह ऐसा ही है। यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कहा, तो चलो एक साथ नष्ट हो जाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में छिपी तलवार आसमान में उड़ गई और फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गई जो सीधे उसके माथे की ओर उतरी। इस बार वह जुआ खेल रहा था। वह जुआ खेल रहा था कि नन्हा भंवर उसके साथ मरने की हिम्मत नहीं करेगा, या शायद यह कहा जा सकता है कि नन्हे भंवर को उसकी जरूरत थी। अगर नन्हे भंवर को उसकी जरूरत थी तो उसका जुआ सफल हो जाएगा, क्योंकि इससे न केवल उसकी मौत टल जाएगी बल्कि शियाओ युशी भी बच जाएगी। अगर वह जुआ खेलने में असफल हो गया तो वह इस समय इस बारे में कैसे सोच सकता था? जहां तक बैंगनी मिंक की सुरक्षा की बात है तो उसने स्वाभाविक रूप से उसके बारे में भी सोचा होगा। अगर वह मर भी जाता तो भी छोटे भंवर को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए चूंकि वह ठीक रहेगा तो उसके भीतर रहने वाला बैंगनी मिंक भी निश्चित रूप से ठीक रहेगा। वह इस बात पर दांव लगा रहा था कि क्या छोटे भंवर को उसकी जरूरत है। अगर उसे उसकी जरूरत है तो वह सफल हो जाता, अगर नहीं तो वह मर जाता। हालांकि उसके पास बहुत सी चीजें थीं जिन्हें वह छोड़ना नहीं चाहता था और बहुत सी चीजें उसे करनी थीं। लेकिन इस समय उसे यह करना ही था, भले ही इसके लिए उसकी जान ही क्यों न चली जाए। यांग ये कोई भगवान नहीं था। उसके लिए उन सभी की देखभाल करना असंभव था जिनकी वह परवाह करता था, लेकिन वह अपनी क्षमता की सीमाओं के भीतर काम कर सकता था। इस बार यांग ये ने सही दांव खेला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छिपी हुई तलवार को रोक दिया था जब वह यांग ये के सिर से सिर्फ आधा इंच की दूरी पर थी और वह 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसके बाद यांग ये के छोटे से भंवर के भीतर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और शुद्ध बैंगनी रंग की गहन ऊर्जा की एक किरण सीधे जियाओ युक्सी के माथे के केंद्र में प्रवेश कर गई। हालांकि इस समय आसमान तुरंत काले बादलों से ढक गया और फिर काले बादलों के भीतर से एक दिव्य बिजली चमकी और सीधे नीचे आ गिरी। इस समय आकाश और पृथ्वी कांप रहे थे। 9वें नर्क से 500 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन डोमेन सिटी में एक आकृति शहर के ऊपर आकाश में चमक उठी और अभूतपूर्व गंभीर भाव प्रकट करते हुए 9वें नर्क की ओर देखने लगी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कियान हुआन था। कियान हुआन के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब उसने 9वें नरक की ओर देखा और कहा, दिव्य बिजली स्वर्ग से उतर रही है। कौन ऐसा काम कर रहा है जो स्वर्ग के विरुद्ध है? डॉट 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 डॉट। जिस समय यह जमीन पर उतरा, दिव्य बिजली ने जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और यह सीधे जमीन में घुस गई और तुरंत यांग ये के ऊपर पहुंच गई। उसके बाद यह शियाओ युशी की ओर उतरी जो यांग ये की बाहों में लेटी हुई थी। यांग ये की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई जब उसने अचानक प्रकट हुई दिव्य बिजली की इस चमक को देखा, क्योंकि वह वास्तव में इसका सामना करते समय प्रतिरोध करने की कोई इच्छा नहीं जगा पा रहा था और यह इस हद तक था कि उसकी आत्मा की गहराई से आया आतंक तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया था, जिससे वह वास्तव में जमीन पर गिर जाने के कगार पर पहुंच गया था।
वह वास्तव में क्या है? यह सवाल उसके दिमाग में कौंध ही रहा था कि यांग ये की आंखों में क्रूरता की एक झलक उभर आई। उसने अपनी हथेली को पलटा और फिर हरे रंग की तलवार की एक धार दिव्य बिजली की ओर विस्फोटक ढंग से चली। दिव्य बिजली शियाओ युक्सी की ओर उतर रही थी, तो यांग ये कैसे पीछे हट सकता था? हालांकि ठीक इसी समय बैंगनी गहन ऊर्जा की एक किरण अचानक यांग ये के सामने प्रकट हुई और फिर वह दिव्य बिजली के बोल्ट से टकरा गई। टकराना। दिव्य बिजली तुरंत यांग ये की चकित निगाहों के सामने बिखर गई। दिव्य बिजली के बोल्ट को एक ही वार से कुचलने के बाद शुद्ध बैंगनी गहन ऊर्जा की किरण तुरंत यांग ये के शरीर में वापस उड़ गई। इसके बाद बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमकी और जमीन पर लेटे हुए शियाओ युक्सी को घेर लिया और फिर यह एक बार फिर चमकी और तुरंत शियाओ युक्सी को यांग ये के छोटे भंवर के भीतर दरवाजे में ले गई। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। यांग यी वहीं दंग रह गया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या वह जीवित है या मर चुकी है? इन सब का क्या मतलब है? यह शियाओ युशी को कहाँ ले गया? पहले की वह दिव्य बिजली वास्तव में क्या थी? यह अचानक भूमिगत क्यों दिखाई दी? यांग ये के दिमाग में लगातार सवालों की एक श्रृंखला कौंध रही थी। हालांकि ठीक इसी समय यांग ये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इससे पहले कि वह दूर की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाता, उसने दूर से प्रकाश की एक हरी किरण चमकती देखी। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने यह देखा, क्योंकि बिजली की हरी किरण नौवें नर्क कोल्ड गेल की गेल स्पिरिट थी। इसके अलावा इसके पीछे दो लोग थे और यह कोई और नहीं बल्कि म्यू जुन और मोकिंग्यू थे। यांग ये की नजरें उन्हें देखते ही बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। साथ ही उसकी आंखों में खूनी लाल रंग की लकीरें उभर आईं। ठीक उसी समय जब यांग ये कुछ करने ही वाला था, नौवीं नरक की ठंडी आंधी अचानक उसके सामने आ गई। या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह वहीं आ गई थी जहां कुछ क्षण पहले शियाओ युशी लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज की तलाश कर रही थी और वह लगातार आगे पीछे टिमटिमा रही थी। यांग ये यह देखकर दंग रह गया और फिर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय नौवीं नर्क की ठंडी आंधी उसके लिए बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी और उसके हाथ में छिपी तलवार ने उसके चारों ओर उतार चढ़ाव की लहर पैदा कर दी, क्योंकि उसकी नज़र मोकिंग्यू पर टिकी हुई थी। हालांकि ठीक इसी समय नौवीं नरक की ठंडी आंधी अचानक उसके सामने प्रकट हुई और फिर वह लगातार उछलने लगी, मानो वह यांग ये से कुछ पूछ रही हो। भाड़ में जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। यांग ये ने गुस्से से चिल्लाया, इससे पहले कि उसका आकार मोकिंग्यू की ओर विस्फोटक रूप से चमकता। अध्याय 335 एक भुजा। यांग ये ने बिल्कुल भी मदद नहीं की। उसकी वध तलवार की मंशा हिंसक रूप से बढ़ गई जबकि उसकी गति अपनी सीमा तक पहुंच गई। बेशक सिर्फ सोचना मोकिंग्यू को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब वह उससे 10 मीटर से भी कम दूरी पर था, तो एक महीन लपट ने तुरंत यांग ये की छिपी तलवार को भिगो दिया था। जब लपटों की यह लपटें दिखाई दी, तो हवा का तापमान तुरंत गर्म हो गया था। इसके अलावा वह जिस भी जगह से गुजरा, वहां धुंध का एक विस्तार तेजी से दिखाई दिया। यह धुंध लपटों की लपटों के कारण हवा के वाष्पीकरण से बनी थी। इससे पहले उसने शियाओ युक्सी को बचाने के लिए बदला लेने की पूरी तरह से उपेक्षा की थी। वर्तमान में छोटे भंवर ने मदद की थी और शियाओ युक्सी की जान शायद खतरे में नहीं थी। चूंकि वह सुरक्षित थी, तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए बदला लेने का समय आ गया था। भले ही वह नहीं जानता था कि नौवीं नर्क की ठंडी आंधी वापस क्यों आई थी, लेकिन यह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि मोकिंग्यू यहां दिखाई दिया था। इस हमले को यांग ये का सबसे शक्तिशाली हमला कहा जा सकता है, क्योंकि उसने न केवल अपनी वध तलवार की मंशा और बैंगनी गहन ऊर्जा का उपयोग किया था, बल्कि उसने अपने सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड नेदर घोस्ट फ्लेम का भी उपयोग किया था। उसने इसे छिपाना बंद कर दिया था और इसके पीछे का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से मोकिंग्यू को मारना था। जहां तक किंग्यू की पहचान का सवाल है, छिपे हुए कबीले की बात तो छोड़ ही दीजिए, यांग ये उसे मारने में संकोच नहीं करेगी, भले ही वह तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की बेटी ही क्यों न हो। इससे पहले जब मोकिंग्यू और म्यू जून नौवीं हेल कोल्ड गेल का पीछा कर रहे थे, तो उन्हें नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वह वास्तव में घूम गया था और जहां से आया था, वहां से वापस चला गया था। इसके अलावा उसकी गति भागने के समय से भी अधिक तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ असाधारण देखा हो। इससे मोकिंग्यू और म्यू जून हैरान रह गए। हालांकि वे हैरान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोनों ने अपनी गति को अपनी अपनी सीमा तक बढ़ाया और नौवें नरक की ठंडी आंधी का पीछा किया। मोकिंग्यू अभी अभी यहां पहुंची थी कि उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए, क्योंकि एक भयानक आभा की किरण सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। जब उसने देखा कि यह यांग ये है, तो उसका दिल कांप उठा। यांग ये वास्तव में इतना शक्तिशाली है? वह इस सवाल के बारे में सोचना जारी नहीं रख पाई, क्योंकि यांग ये पहले ही उसके सामने आ चुका था। मोकिंग्यू ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की, इससे पहले कि एक हरी तलवार उसके हाथ में दिखाई दे, और फिर उसकी कलाई थोड़ी सी हिल गई। हरी तलवार ने यांग ये की ओर वार करते हुए पीछे की ओर कई छवियां छोड़ दी।
इस हमले को अंजाम देते समय उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी थी, और उसकी 7वीं लेवल की तलवार की मंशा बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर आ गई, क्योंकि उसने यांग ये की तलवार से आतंक का एक निशान महसूस किया था। म्यू जुन ने यांग ये और मोकिंग्यू पर नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा लीं। उनके विचार से यांग ये या मोकिंग्यू के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जबकि वे दोनों लड़ रहे थे, तो यह 9वें नर्क कोल्ड गेल पर कब्जा करने का सबसे अच्छा मौका था। उसकी आकृति 9वें नर्क की ठंडी आंधी की ओर विस्फोटक ढंग से चमकी। हालांकि उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, इससे पहले कि वह तेजी से अपना सिर घुमाकर यांग ये और मोकिंग्यू को देखता। टकराना। यांग ये के हाथ में तलवार सीधे मोकिंग्यू की तलवार से टकराई और फिर उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। अगले ही पल एक हल्का धमाका हुआ और स्वर्ग रैंक की तलवार तुरंत शून्य में बदल गई और फिर यांग ये की तलवार तेजी से उसके सिर की ओर चली गई। हालांकि जब मोकिंग्यू की तलवार उससे केवल कुछ इंच की दूरी पर थी, तब उसके चारों ओर अचानक प्रकाश की एक हरी बाधा उत्पन्न हो गई और इसने यांग ये की तलवार को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि यह केवल एक क्षण तक ही चला, उसके बाद एक हल्की फुफकार की आवाज गूंजी और फिर प्रकाश की हरी बाधा तुरंत ही शून्य में परिवर्तित हो गई, ठीक उसी तरह जैसे पहले वाली हरी तलवार थी। इस समय मोकिंग्यू की आंखों में सिर्फ आश्चर्य ही नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा डर भी था। उसकी तलवार एक निम्न श्रेणी की स्वर्ग रैंक की तलवार थी, जबकि प्रकाश की हरी बाधा एक निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक कवच की उपकरण आत्मा थी। हालांकि वे वास्तव में यांग ये की तलवार के एक भी वार का विरोध करने में असमर्थ थे। इस समय मोकिंग्यू के दिल में अचानक अफसोस की लहर उठी, क्योंकि उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए था और यांग ये के हमले से सीधे टकराना नहीं चाहिए था। भले ही मोकिंग्यू इस बात से हैरान थी कि उसका कम ग्रेड हेवन रैंक कवच नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसने तुरंत अपने विंड इंटेंट का इस्तेमाल किया और फिर उसका फिगर आश्चर्यजनक रूप से बगल की ओर चमक उठा। हालांकि तब भी थोड़ी देर हो चुकी थी और यांग ये की तलवार उसके दाहिने हाथ से नीचे गिर गई। अनुभव करना। मोकिंग्यू का दाहिना हाथ तुरंत हवा में उड़ गया और अपने पीछे खून की धार छोड़ गया। आह! एक उन्मादी और उग्र चीख गूंजी। मोकिंग्यू की अभिव्यक्ति तुरंत क्रूर हो गई, जबकि उसके भीतर से भयंकर, तीखी और हिंसक तलवार की एक किरण आकाश में उड़ी। तलवार की अनगिनत किरणें उसके चारों ओर पतली हवा से बाहर निकलीं और वे एक चौंकाने वाला दृश्य प्रकट करते हुए टिमटिमाने लगीं। पागल होने का क्या मतलब है? यांग ये ने क्रूर स्वर में कहा। बस मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अचानक अपनी तलवार उसकी ओर फेंकी। उसकी तलवार की नोक से हल्के बैंगनी रंग की तलवार क्यूई की एक धार निकली और यह उसके छठे स्तर के वध तलवार इरादे, बैंगनी गहन ऊर्जा और लपटों की धार से बढ़ाए जाने पर बेहद भयानक थी। बैंगनी तलवार क्यूई की डोरी बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष को चीरकर मोकिंग्यू के सामने आ गई हो। जहां भी वह गुजरी, अंतरिक्ष में एक लंबी सफेद रेखा खींच गई थी और वहां की हवा पूरी तरह से जलकर शून्य हो गई थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे वहां का अंतरिक्ष आग पकड़ चुका था और वह धीरे धीरे मुड़ने लगा था। मोकिंग्यू ने गुस्से से दहाड़ लगाए। एक पल में उसके चारों ओर तलवार क्यूई की अनगिनत किस्में तुरंत एक में मिल गईं और फिर वे हरे रंग की रोशनी की किरण में बदल गईं जो यांगे की बैंगनी तलवार क्यूई से टकराए। टकराना। टक्कर के स्थान से अचानक ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी और पूरी जमीन तुरंत टूट गई। हरी तलवार क्यूई और बैंगनी तलवार क्यूई बिखर गई। हालांकि मोकिंग्यू के सामने आग की लपटें चुपचाप प्रकट हो गईं। मोकिंग्यू की क्रूर अभिव्यक्ति तुरंत ही भय से भर गई जब उसने आग की लपटों को देखा और वह अनायास ही चिल्ला उठी। एक प्राकृतिक खजाना। तुम्हारे पास वास्तव में एक प्राकृतिक खजाना है। इस पल उसे आखिरकार पता चल गया कि अभी उसे किस बात ने भयभीत किया था। यह प्राकृतिक खजाना निकला, लेकिन वह भी नहीं जानती थी कि यह कौन सा प्राकृतिक खजाना था। हालांकि इस समय उसके पास यह सोचने का समय नहीं था कि यह ज्वाला किस प्राकृतिक खजाने की है। उसने अपनी पवन इच्छा का पूरी तरह से उपयोग करने में संकोच नहीं किया और अचानक हवा का एक झोंका आया, इससे पहले कि वह मौके पर गायब हो जाए और लगभग 100 मीटर दूर दिखाई दे। इसके अलावा उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई क्योंकि वह दूर की ओर चमकती हुई चली गई। समय की सिर्फ 2 सांसें ही गुजरी थी जब मोकिंग्यू की आकृति 300 मीटर से ज्यादा दूर गायब हो गई थी और उसने पीछे सिर्फ कुछ शब्द छोड़े थे जो दूर से बहकर आए थे। यांग ये, मैं अपने इस कटे हुए हाथ के लिए तुम्हें 100 गुना चुकाऊंगी। बस तुम इंतजार करो। 100 गुना। यांग ये की आंखों में एक असहाय भाव की झलक उभरी जब उसने उसकी आकृति को दूर से गायब होते देखा। उसकी गति वास्तव में बहुत तेज थी और वह उसे अपने साथ छोटे साथी के बिना जाने से रोकने में पूरी तरह असमर्थ था। हालांकि यह ठीक था क्योंकि उसका हाथ काटना उससे कुछ दिलचस्पी लेने के रूप में माना जा सकता था। इसके अलावा वे भविष्य में फिर से मिलेंगे, है ना? यह कितना चौंकाने वाला है। इस बीच म्यू जुन ने अचानक कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम जैसी राक्षसी प्रतिभा वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र जैसी किसी तुच्छ जगह से प्रकट होगी। तुमने न केवल वध तलवार इरादे को समझा है, बल्कि तुमने एक प्राकृतिक खजाने को भी अपने अधीन कर लिया है।
कितना अप्रत्याशित! यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने अपनी तलवार से वार किया और बैंगनी तलवार की एक धार विस्फोटक रूप से आगे की ओर उछली। इस आदमी को क्या कहा जा सकता है जिसने छोटे आदमी को बुरी तरह घायल कर दिया था? इस आदमी ने न केवल छोटे आदमी को बुरी तरह घायल कर दिया था, बल्कि उसने शियाओ युशी को लगभग अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए यांग ये ने स्वाभाविक रूप से इसका बदला लेने का इरादा किया। चूंकि वे दुश्मन थे, इसलिए बातचीत करना पूरी तरह से व्यर्थ था। यांग ये को हमला करते देख म्यू जून की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसकी आंखों में हत्या के इरादे की एक झलक दिखाई दी। उसने कहा, तलवार के साधक से जैसी उम्मीद की जाती है। तुम सभी वाकई बहुत घमंडी हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी बाईं हथेली को कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया और फिर उसने अपनी मुट्ठी आगे की ओर उछाली। ऊर्जा से बना एक विशाल सुनहरा ड्रैगन तुरंत आगे की ओर चमका और यांग ये की तलवार क्यूई से टकराया। टकराना, टक्कर के स्थान से बैंगनी और सुनहरी ऊर्जा की एक लहर तेजी से बाहर निकली। यांग ये ने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया और फिर उसका शरीर विस्फोटक ढंग से आगे की ओर उछला। वह तुरंत मू जून के सामने पहुंच गया और फिर उसकी तलवार सीधे मू जून की ओर गिरी। यह उसके वध तलवार इरादे, बैंगनी गहन ऊर्जा और शारीरिक शक्ति से बड़ा हुआ था, इसलिए इस हमले को यांगे का सबसे शक्तिशाली हमला कहा जा सकता है। हाँ, लपटों की वह लपटें भी इसमें शामिल थीं। उसने देखा था कि यह हमला कितना भयानक था, इसलिए म्यू जून ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और न ही उसने इसका सामना करने की हिम्मत की। उसकी पीठ पर पंख फड़फड़ाए और उसका आकार तुरंत मौके पर ही गायब हो गया। हालांकि वह भागा नहीं और वह यांग ये से लगभग 10 मीटर पीछे रहस्यमयी रूप से दिखाई दिया। उसके बाद एक विशाल सुनहरा ऊर्जा ड्रैगन दिखाई दिया और उसने यांग ये पर हमला करते हुए अद्वितीय भयानक शक्ति धारण की। यांग ये ने मुड़कर नहीं देखा, बल्कि उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में मौजूद विचलित करने वाले विचारों को बाहर निकाल दिया। अगले ही पल, उसने छिपी हुई तलवार को पीछे की ओर मारा और फिर बैंगनी तलवार की एक धार सुनहरे ड्रैगन के माथे के केंद्र की ओर हिंसक रूप से चली। टकराना, एक जोरदार विस्फोट के बीच स्वर्ण ऊर्जा वाला ड्रैगन टुकड़े टुकड़े हो गया। यह दृश्य देखकर म्यूजुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में एक हैरान भाव था, क्योंकि यांग ये की तलवार क्यूई ने वास्तव में उस सुनहरे ऊर्जा वाले ड्रैगन के कमजोर बिंदु पर हमला किया था। क्या यह संयोग था या जानबूझकर किया गया? अगर यह जानबूझकर किया गया था, मू जून की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि अफवाहों में कहा गया था कि यांग ये के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है। अगर अफवाहें सच थीं, तो क्या वह तकनीकें जिन पर उसने भरोसा किया था, इस आदमी के सामने बेकार नहीं हो जाएंगी? यांग ये की आंखें खुलीं, इससे पहले कि उसकी आकृति चमकती, और वह तुरंत मू जून के सामने पहुंच गया। उसने अपनी कलाई हिलाई और उसकी तलवार क्षैतिज रूप से कट गई। इसके अलावा एक ज्वलंत चमक की एक स्ट्रैंड बैंगनी तलवार क्यूई के स्ट्रैंड के साथ आगे बढ़ी और यह इतनी तेज थी कि यह तुरंत मू जून के सामने आ गई। म्यू जून की पलकें झपकने लगी जब उसने उस ज्वाला को देखा, क्योंकि उसमें निहित ऊर्जा ने उसे भी भयभीत कर दिया था। उसने लापरवाही से काम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। उसने तेजी से अपने दाहिने पैर से जमीन पर ठोकर मारी और फिर एक हल्की फुफकार गूंजी और उसका आकार वहीं गायब हो गया और लगभग 100 मीटर दूर दिखाई दिया। हालांकि अगले ही पल उसने यांग ये की ओर विस्फोटक ढंग से गोली चलाई और फिर उसने अपनी बाईं मुट्ठी खोली और अचानक यांग ये की ओर एक हथकड़ी लगाई और चिल्लाया, जंजीर। एक पल में यांग ये को लगा कि उसके आसपास एक अदृश्य शक्ति प्रकट हो गई है। यह अदृश्य शक्ति एक रस्सी की तरह थी जो धीरे धीरे उसके चारों ओर कस रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया हो। यांग ये की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा और फिर उसने अचानक कहा, तोड़ो। बैंगनी तलवार क्यूई की एक लट, जिसके साथ लपटों की एक लट भी थी, विस्फोटक ढंग से आगे बढ़ी। जहां भी वह गुजरी, उसके आसपास का स्थान विकृत हो गया और फिर जंजीरों में जकड़े जाने का वह एहसास तुरंत गायब हो गया। इस बार यांग ये ने हमला जारी नहीं रखा। उसने मू जून को घूरा और फिर तिरस्कार से हंसते हुए कहा, मू जून, तुम केंद्रीय क्षेत्र के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, फिर भी तुम मेरे एक भी हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अध्याय 336 तीव्र युद्ध। म्यू जून की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। उसे कब इस तरह की उत्तेजना का सामना करना पड़ा था? उसके शरीर के भीतर से सुनहरी ऊर्जा की एक किरण विस्फोटक रूप से बाहर निकली और फिर सुनहरी ऊर्जा के बीच से एक सुनहरा छोटा ड्रैगन आकाश में उछला। सुनहरी ऊर्जा वाले ड्रैगन ने अचानक यांग ये की ओर अपना मुंह खोला और फिर सुनहरी रोशनी की एक किरण तुरंत हवा में तेजी से सीटी बजाती हुई यांग ये की ओर विस्फोटक रूप से उछली। लाओ इसे, यांग ये चिल्लाया जबकि उसने तेजी से अपने दाहिने पैर से जमीन को रौंदा और फिर बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमक उठी जैसे वह आकाश में दौड़ा और ऊर्जा की सुनहरी किरण से टकराने के लिए आगे बढ़ा। टकराना, यांग ये और प्रकाश की सुनहरी किरणें मू जून की गंभीर निगाहों के बीच जोर से टकराईं और फिर इस भूमिगत क्षेत्र में एक चौंकाने वाला और बहुत बड़ा धमाका हुआ।
म्यू जून ने भौहें सिकुड़ी और फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि एक छोटी सी लौ आश्चर्यजनक रूप से उसके सामने प्रकट हुई थी। म्यू जून की पुतलियां तुरंत हिंसक रूप से सिकुड़ गईं और फिर उसके शरीर के भीतर की सुनहरी ऊर्जा उसके बाएं हाथ की ओर विस्फोटक रूप से बढ़ गई। उसके बाएं हाथ पर एक सुनहरा ड्रैगन का सिर दिखाई दिया और फिर उसने तेजी से अपनी मुट्ठी लौ पर पटक दी। वे अभी टकराए ही थे कि ड्रैगन का सिर फटकर टुकड़ों में बिखर गया और वह सुनहरे प्रकाश के कणों में बदल गया। दूसरी ओर लौ की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और वह विस्फोटक रूप से म्यू जून की ओर बढ़ गई। इस बार पहली बार उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी थी। पहले वाला मुक्का एक मध्यम श्रेणी की स्वर्ग रैंक की युद्ध तकनीक थी, फिर भी वह वास्तव में इस ज्वाला का विरोध करने में असमर्थ थी। वास्तव में यह किस तरह का अस्तित्व है? म्यू जुन ने अपने दिल में आश्चर्य को दबाते हुए थोड़ा सा नीचे बैठा और फिर अचानक उछल पड़ा, जबकि उसकी पीठ के पीछे के पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे। वह तुरंत आसमान में उड़ गया। अंत में वह अज्ञात मूल की इस छोटी सी लौ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि एक बार जब वह इसे रोकने में विफल रहा तो मोकिंग्यू इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। म्यू जुन अभी आसमान में उड़ ही रहा था कि बैंगनी तलवार क्यूई की एक किरण उसके ऊपर से सीधे नीचे आ गिरी। उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा। यह आदमी यांग यी वाकई बहुत आगे जा रहा है। उसने अपनी हथेली को पलटा और फिर एक ड्रैगन के आकार की सील दिखाई दी जिस पर एक सुनहरा ड्रैगन अंकित था। उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा सील में प्रवाहित हुई और फिर उसमें से तुरंत एक चमकदार सुनहरी रोशनी की किरण फूट पड़ी। उसके बाद सील हवा में फैल गई और तुरंत एक सील में बदल गई जो लगभग 300 मीटर लंबी थी और फिर ऊपर से यांग यी की ओर गिर गई। यांग यी की लाल लाल आंखों में एक गंभीर भाव चमक उठा जब उसने सुनहरी मोहर को देखा, क्योंकि उसमें निहित ऊर्जा वास्तव में बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें दुनिया को मिटा देने की शक्ति हो। यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। एक इशारे से नेदर घोस्ट फ्लेम तुरंत उसकी हथेली में प्रकट हो गई। उसके बाद यांग ये ने एक गहरी सांस ली और विशाल सील को देखा और फिर उसने नेदर घोस्ट फ्लेम को उसकी ओर फेंक दिया। नीदर घोस्ट फ्लेम हवा में विस्फोटक रूप से फैल गई और तुरंत आग के सागर में तब्दील हो गई जो समुद्र की ओर बढ़ गई। जैसे ही वे संपर्क में आए, टकराना, एक चौंकाने वाला और बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर पूरे क्षेत्र में ऊर्जा की भयावह लहरें ज्वार की तरह फैल गईं, जिससे आसपास का वातावरण तुरंत ढह गया। जैसे ही उसने आग के सागर को देखा, यांग ये एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और नेदर घोस्ट फ्लेम तुरंत उसके शरीर में वापस उड़ गया। उसके बाद उसने मुड़कर अपनी तलवार से वार किया और वह बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गया क्योंकि वह सतह की ओर बढ़ गया। भूमिगत क्षेत्र पहले से ही ढह रहा था, इसलिए उसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि अगर वह यहां और अधिक समय तक रहा तो शायद उसे यहीं दफना दिया जाएगा। भले ही आग की लपटों ने पूरे इलाके को ढक लिया हो, यांगे के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि म्यू जून इतनी आसानी से नहीं मरेगा। हालांकि अब वह इन सब बातों से परेशान नहीं हो सकता था क्योंकि अगर वह ऐसी परिस्थितियों में म्यू जून से लड़ता रहा तो वे दोनों एक साथ मर सकते थे। ठीक उसी समय जब यांग ये सतह पर आया, एक हरे रंग की रोशनी की किरण चमकी और जैसे ही वह यांग ये के पीछे पीछे चली, उसने अपने पीछे हरे रंग की रोशनी का एक निशान छोड़ा। यांग ये अभी जमीन के नीचे से बाहर निकला ही था कि सतह पूरी तरह से ढह गई। यांग ये ने अपने दिल में डर की लहर महसूस की जब उसने उबड़ खाबड़ और ढही हुई जमीन को देखा। अगर उसकी गति थोड़ी भी धीमी होती तो वह सचमुच जिंदा दफन हो जाता। अगर ऐसा हुआ तो चाहे वह कितना भी स्वर्ग विरोधी क्यों न हो, वह मर जाएगा। कुछ ही समय में यांग ये ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि म्यू जून भूमिगत से बाहर नहीं निकल पाया था। उसकी उम्मीदों के अनुसार म्यू जून का इतनी आसानी से नष्ट होना निश्चित रूप से असंभव था, खासकर तब जब म्यू जून के पास वह सुनहरे ड्रैगन के आकार की मोहर थी क्योंकि यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे नेदर घोस्ट फ्लेम भी नष्ट नहीं कर सकता था। यांग ये इस बिंदु तक सोचने पर अपनी हंसी रोक नहीं पाया। केंद्रीय क्षेत्र के ये प्रतिभाशाली लोग वास्तव में बहुत अमीर हैं। उनके पास विभिन्न स्वर्ग रैंक के खजानों की अंतहीन आपूर्ति है। दुर्भाग्य से यांग ये के पास एक भी स्वर्ग रैंक का खजाना या स्वर्ग रैंक की लड़ाकू तकनीक नहीं थी। उसके डार्क ट्रेजर की स्थिति बहुत खराब नहीं थी क्योंकि उसके पास स्वर्ग रैंक पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसके पास छोटे भंवर की मदद से पृथ्वी रैंक के खजाने का ढेर था। लेकिन तकनीकों के बारे में क्या? ऊर्जा विभाजन तकनीक, तलवार क्यूई फिंगर, हेवन रेन ड्राइंग तकनीक और तलवार नियंत्रण तकनीक के अलावा तलवार नियंत्रण तकनीक जो अभी भी उसके लिए बेहद मददगार थी, अन्य तकनीकों को पूरी तरह से बेकार कहा जा सकता है। ड्रैगन ब्रेकर तकनीक के लिए भले ही यह तलवार नियंत्रण तकनीक से कमतर थी, लेकिन यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में बहुत उपयोगी नहीं थी, जो एक ऐसी जगह थी जहां प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते थे। इसलिए तलवार नियंत्रण तकनीक, प्रबुद्ध तलवार दिल और नेदर घोस्ट फ्लेम के अलावा यांग ये के पास कोई उपयोगी तकनीक नहीं थी। यांग ये ऐसी स्थिति का सामना करने पर केवल अपना सिर हिला सकता था और फूट फूट कर हंस सकता था और उसका दिल अत्यधिक असहायता से भर गया था। वह एक स्वतंत्र साधक था जो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं था।
चाहे वह खजाने हो या तकनीकें, उसे अपनी मेहनत पर निर्भर रहना पड़ता था। वह अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तरह नहीं था जिन्हें केवल अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना था और उन्हें खजाने या तकनीकों के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में ये लोग कैसे मजबूत नहीं हो सकते थे? स्वतंत्र साधक इन राक्षसी प्रतिभाओं के खिलाफ कैसे जा सकते थे? पिछली लड़ाइयों की तरह अगर उसके पास नेदर घोस्ट फ्लेम नहीं था, तो यांग ये सुनहरे ड्रैगन के आकार की मुहर का विरोध कैसे कर सकता था? इसके अलावा एक बार नेदर घोस्ट फ्लेम का उपयोग करना एक गंभीर चोट सहने के बराबर था। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा पहले ही सूख चुकी थी। उसका एक धागा भी नहीं बचा था। नेदर घोस्ट फ्लेम का उपयोग करने से गहन ऊर्जा की एक बहुत बड़ी मात्रा समाप्त हो गई। इसलिए अगर छोटे भंवर ने उसके डेंटियन की जगह नहीं ली होती, तो किंग दायरे की तो बात ही छोड़िए, वह नेदर घोस्ट फ्लेम का भी संयम से उपयोग नहीं कर सकता था जैसा कि उसने अभी किया था, भले ही वह स्पिरिट दायरे में ही क्यों न हो। यही कारण था कि उसने अतीत में नेदर घोस्ट फ्लेम का जल्दबाजी में उपयोग नहीं किया था, क्योंकि हर एक उपयोग के परिणाम बहुत गंभीर थे, खासकर जब यह प्राचीन युद्ध के मैदान में था जो उसके दुश्मनों से भरा हुआ था। अगर उसके पास कोई गहन ऊर्जा नहीं होती, तो वह उसी स्थिति में होता जैसा कि वह मोकिंग्यू के साथ अपनी पहली मुठभेड़ के दौरान था। बिना किसी गहन ऊर्जा के उसका भौतिक शरीर प्रोफाउंड महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ राक्षसी प्रतिभाओं का विरोध कैसे कर सकता था? यह स्पष्टतः असंभव था। इससे पहले उसने नेदर घोस्ट फ्लेम का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह मोकिंग्यू और म्यू जून को एक ही बार में मारना चाहता था। दुर्भाग्य से वे दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे और नेदर घोस्ट फ्लेम का इस्तेमाल करने के बाद भी वह उन्हें नहीं मार पाया। यांग ये ने गहरी सांस ली और आदतन अपना सिर घुमाकर अपने कंधे पर नजर डाली। हालांकि उस छोटे से लड़के की जानी पहचानी शक्ल भी वहां नहीं थी। यांग ये कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, लगता है मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। ठीक इसी समय यांग ये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और फिर वह तेजी से घूम गया। उसके सामने एक हरा बवंडर तैर रहा था और यह बिल्कुल 9वीं नर्क की ठंडी आंधी थी। इस समय यह बहुत ही नम्र था और यह उसके सामने धीरे धीरे घूम रहा था। जब यांग ये हैरान था तो बवंडर अचानक आगे बढ़ गया। इसने यांग ये पर हमला नहीं किया और यह बस उसके चारों ओर घूमने लगा जैसे कि वह कुछ व्यक्त करना चाहता हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? यांग ये ने यह सवाल पूछते हुए भौहें सिकोड़ी। उसे 9वें नर्क की ठंडी आंधी के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, क्योंकि अगर यह चीज नहीं होती तो ज़ियाओ युक्सी ऐसी स्थिति में नहीं होती जहां उसका भाग्य अज्ञात होता और वह छोटा सा साथी गहरी ऊर्जा के कुंड में गहरी नींद में होने के बिंदु तक गंभीर रूप से घायल नहीं होता। इसलिए उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से इनकार कर दिया। यह इस हद तक था कि अगर वह इस छोटे से कमीने की भयानक ताकत से नहीं डरता, तो वह अपनी तलवार निकालकर उस पर वार करने की भी इच्छा करता। 9वीं नरक की ठंडी आंधी यांग ये की आवाज सुनते ही तुरंत रुक गई और फिर वह यांग ये पर चमक उठी। उसके बाद उसके भीतर से धीरे धीरे महीन बवंडर की धाराएं बाहर निकलने लगीं। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से लगभग 10 मीटर पीछे हट गया। फिर उसने गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें मार गिराऊंगा। आखिरकार उन बढ़िया बवंडरों में निहित ऊर्जा उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक तकनीकों से कम नहीं थी, इसलिए यांग ये इसके इरादों से हैरान था। 9वीं नरक की ठंडी आंधी ने यांग ये को पीछे की ओर जाते हुए देखा तो वह दंग रह गई और फिर वह चमक उठी और तुरंत यांग ये के सामने आ गई। हालांकि इस बार उसने अपने बवंडर नहीं छोड़े और वह फिर से यांग ये के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। एक पल के गहन विचार के बाद यांग ये ने मोटे तौर पर उसके इरादों को समझ लिया। 9वें नरक की ठंडी आंधी को शायद उसके पास मौजूद किसी चीज से लगाव हो गया था, अन्यथा उसके लिए वापस लौटना और उसे इस तरह परेशान करना असंभव था। आखिरकार यांग ये के पास इतना बड़ा आकर्षण नहीं था। हालांकि उसे क्या पसंद आया? कुछ ही देर में यांग ये को कुछ याद आया और वह था वह छोटा सा भंवर। क्योंकि उस छोटे से भंवर के अलावा उसके पास और क्या था जो इस तरह के प्राकृतिक खजाने का ध्यान आकर्षित कर सकता था? लेकिन क्या यह पहले छोटे भंवर में प्रवेश नहीं कर गया था? यह उस समय थोड़ा प्रतिरोध भी कर रहा था। तो अब यह क्या कर रहा है? क्या यह छोटा भंवर नहीं बल्कि छोटे भंवर के ऊपर का दरवाजा है? या शायद यह बैंगनी ऊर्जा है जो दरवाजे के भीतर से निकली है? यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद पूछा, क्या तुम उस छोटे भंवर में प्रवेश करना चाहते हो? हरे रंग का बवंडर तुरंत तेजी से घूमने लगा। यांग ये ने यह देखकर सिर हिलाया और फिर उसने कहा, तुम चाहो तो ऐसा कर सकती हो, लेकिन भविष्य में तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ठीक है? हरे रंग का बवंडर चलना बंद हो गया। चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, तो चलो अलग हो जाते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो दूसरों पर दबाव डालना पसंद करता हो। शुभकामनाएं। अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटा और चला गया। उसमें कोई अनिच्छा या झिझक नहीं थी और उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे 9वीं नर्क की ठंडी आंधी कचरे का एक टुकड़ा हो।
नौवीं नरक की ठंडी आंधी तुरंत चिंतित हो गई जब उसने यांग ये को इस तरह से कार्य करते देखा, और फिर वह चमक उठी और तुरंत यांग ये के सामने प्रकट हुई और उसके मार्ग को बाधित कर दिया और फिर से घूमना शुरू कर दिया। यांग ये चुप हो गया। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि नौवीं नरक की ठंडी आंधी क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मोटे तौर पर यह समझने में सक्षम था कि इसका क्या मतलब है, और वह यह था कि वह अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती थी। आखिरकार, चाहे वह कोई इंसान हो, डार्क बीस्ट हो या कोई और जीव हो, क्या इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपनी आज़ादी खोने को तैयार होगी? एक प्राकृतिक खजाना तो छोड़ ही दीजिए। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर उसने कहा, मेरे साथ 10 साल तक रहो, और तुम्हें उस दौरान केवल मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। उसके बाद तुम जा सकते हो। तुम क्या सोचते हो? चिंता मत करो, मैं इन 10 सालों के दौरान तुम पर जबरदस्ती नियंत्रण करने के लिए उन तरीकों का उपयोग नहीं करूंगा, ठीक है? नौवीं नरक की ठंडी आंधी ने घूमना बंद कर दिया। लगभग 15 मिनट बीतने के बाद, यह घूमकर सीधे यांग यी के शरीर में घुस गई। यांग ये ने यह देखकर तुरंत राहत की सांस ली, और फिर अनजाने में उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान उभर आई। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।